अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से, अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। मैं हूं आपके साथ नया दिन के सेट से मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक। कसम तुझे शुएब, इतने एनर्जेटिक हमें नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई शख्स इतनी छुट्टियों के बाद इतना घूम फिर के इतना एंजॉय करके आए तो इतने एनर्जी वाला नजर आता है। एग्जैक्टली कभी कभी ये मौका मयस्सर आता है जब इतनी छुट्टी मिल जाती है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करके हम आए हैं वापस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपने बहुत मिस किया, हमने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। हमारे व्यूअर्स जाहिर है उनको हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं और अब हम वापस उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली हैं। आपका फीडबैक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और हमने देखा कि पूरी छुट्टियां जो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब रहे ना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, मैं तो लाइव आती रही, मैं तो अपनी फैमिली से इंटरेक्शन में रही। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं आपके साथ थी, मैं आपके साथ इसलिए थी क्योंकि आपके साथ होना बेहद जरूरी था हमारा। लेकिन एक और शख्स हैं जो कि हमेशा आपके साथ होते हैं। कौन है वो? मेरे आपके हैंडसम से कप्तान, हमारे वजीर आज़म, जो कि हमारे साथ होते हैं। ये महज अल्फाज नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि हमने कल देखा कि जब वजीर आज़म साहब आए, उन्होंने आवाम से बात की, तो ये चीज़ का सबूत है कि एक लीडर, एक कप्तान, एक वजीर आज़म अपनी आवाम को लेकर किस हद तक संजीदा है, उनके मसाइल सुनने में, उनकी बातें सुनने में, उनके मसाइल को हल करने में। और वाकई हमने देखा कि खान साहब किस तरह आवाम के साथ खड़े हैं। क्योंकि मुल्क की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि कोई वजीर आज़म फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आवाम के मसाइल ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनका हल भी बताते हैं। क्योंकि जब कल मैं ये ट्रांसमिशन देख रही थी तो मैंने देखा कि जब जैसे से कॉल्स आ रही थी, वजीर आज़म साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अच्छा इसका ये मसला, इसको नोट किया जाए, अगर कोई चीज़ फ़ौरन से हल हो रही है तो उसकी वो चीज़ फ़ौरन से हल की जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से आवाम के कल मसाइल सुने, उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई। बहुत से ऐसे मसाइल थे जो कि उसी टाइम हल किए गए। इमरान खान साहब की रवां साल चौथी मरतबा आवाम से बराह रास्त बातचीत है। मुझे लगता है कि आज से पहले मैंने देखा है कि कोई भी वजीर आज़म आवाम के लिए इतना संजीदा नजर आया कि फ़ोन कॉल्स पे आप बात करें। एग्जैक्टली अच्छा, चलिए महक इसको यूँ समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप बहुत परेशान हो, कोई आपकी तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, और आप किसी की तरफ देखें कि वो आपकी बात सुने, कोई अपना आपकी बात सुने। अगर आपको ये भी लगता हो कि वो आपकी मदद नहीं कर सकेगा, मसला हल नहीं कर सकेगा, लेकिन सिर्फ ये कह सके कि मैं आपके साथ हूँ, तो इससे आपको मिलती है एनर्जी। और इमरान खान साहब ने ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। ठीक है, कुछ मसाइल हल और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो वाकई हल तलब तो हैं, लेकिन वो हल इतने जल्दी हो नहीं पाते क्योंकि ज़ाहिर है मसाइल ज़्यादा हैं और उनके जब हल की हम बात करते हैं उसमें काफ़ी रुकावटें, काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी परेशानियाँ उसमें भी हैं। एनीवेज जी, जो एक बड़ा मसला आवाम का है, पाकिस्तान का है, वो क्या है? वो आपका मेरा मसला ये है कि महंगाई है। और इस महंगाई की वजह से जब आवाम नहीं सो पाती तो ज़रा सोचिए कि आपके वज़ीर आज़म कैसे सो पाएंगे। वो नहीं सो पाते। वो कहते हैं ये कि जो मसला है महंगाई का, इसकी वजह से वो खुद भी सो नहीं पाते। महंगाई और बेरोज़गारी, ये दो ऐसे बुनियादी मसले हैं जिसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि कैसे इन पर काबू पाना है। और एक अच्छी खबर उन्होंने दी है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है, बहरान से अब निकल रहे हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, यानी जब हम बात करते हैं कि परेशानी से निकल रहा है पाकिस्तान, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, तो क्या कहा इमरान खान साहब ने। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर एक टेलीफोन कॉल बड़ी दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मुतालिक हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। यस, पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर आ रही है आवाज। इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। जिनकी साइकिलों की दुकान थी, उनके यहाँ लंदन मेफेयर में बेंटले और रोल्स रॉय के अलावा गाड़ी नहीं है। जब आप कौम की इखलाकियात खत्म करते हैं, जब कहते हैं जी अगर खाता तो लगाता भी है, जब वो जी एक वो जरदारी सब पे भारी, इनके ऊपर बाहर मजमून छपे हुए हैं इनकी करप्शन पे, इनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं बीबीसी के ऊपर। पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया पैसा बना के, अब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पैसे को बचाने के लिए। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIA कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। इतने ताकतवर लोग जब जेल में जाके फिर धमकियां देते कि इमरान खान तुम्हें भी हम देख लेंगे। ये पहले कभी इन्होंने जेलों के चक्कर नहीं लगाए, ये इस दौर में हो रहा है। ये एक जहाद का नाम है, ये हम लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जो इन्होंने इस मुल्क से फ्रॉड किए, चोरियां किए, डाके मारे, जुर्म किया, इनको इस जुर्म की सजाएं दिलवानी।
तो दो मेजर इश्यूज हमारी आवाम के, यहाँ तक कि हमारे भी, कि महंगाई और बेरोज़गारी, और इनसे कैसे निपटा जाए। खान साहब ने इसके लिए भी हल बताए और ये जो हल बताए गए हैं इन पे अमल दरामद होता हुआ हमें कहीं ना कहीं हद तक नज़र आ रहा है। एक टीम देना, एक टीम को तश्कील देना, फिर उसको काम सौंपना और उस चेन को रन करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जितनी फ़ोन कॉल्स आई वो तो यकीनन आपने कल बराह रास्त देखी, लेकिन कुछ ऐसी कॉल्स हैं जो कि आपको या तो सबक दे जाती हैं या फिर आवाम के दिलों में बैठ जाती है, या फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई लोग इतने परेशान हैं, और जब हम उनकी परेशानी को देखते हैं तो हम अपनी भी परेशानियां भूल जाते हैं। कल कुछ ऐसा ही हुआ। खान साहब को एक खातून ने कॉल की, खातून जो है उनका ताल्लुक कोयटा से है, और उन खातून ने बताया कि किस तरह से वो अपने ज़ाती घर से महरूम हुई, कैसे कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उन्हें सिर्फ अफसरान जो हैं वो हिदायत की शक्ल में एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही उनका घर उनसे छीना गया, वो बेघर हुई, उस पर उनकी वालिदा टेंशन में आ गई। और अब ये सोचें कि घर होना और ज़ाती घर होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी। हमने देखा कि इसीलिए एक जो अपने घर की स्कीम जो मुतारिफ कराएगी खान साहब की तरफ से, उसका भी कल बहुत जिक्र हुआ। और उस टेंशन के बायस जब उनकी वालिदा कैंसर में मुब्तला हुई, बच्चे दरबदर हो गए, किस तरह से वो खातून परेशान रही, किस तरह से उन खातून ने बताया कि जो अफसरान यानी जो टीम तश्कील दी गई है वो सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है, वो सिर्फ बातें कर रही है, वो सिर्फ उन्हें कह रही है कि अच्छा ठीक है हो जाएगा। इस पर भी खान साहब ने एक्शन लिया। ज़रा आपको सुनवाते हैं उन खातून की गुफ्तगू। पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आप प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है, और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DH डैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है, तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। खातून के ये आंसू, खातून की रुंधी हुई आवाज़ कई सवालों को जन्म देती है। ये खातून जब कहती है कि वालिदा को कैंसर डायग्नोज हुआ, जब खातून कहती है कि वो हॉस्टल में रही, जब खातून ये कहती है कि वालिदा का इलाज कराने के लिए उसने बैंक से कर्ज़ा लिया, ये सिर्फ एक खातून की आवाज़ नहीं, ये सिर्फ एक इस खातून का मसला नहीं, ये हर उस शख्स का, हर उस पाकिस्तानी का मसला जो छोटे से मामले को लेकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है, जूती घसीटता है, लेकिन एंड पर क्या होता है? जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनायल। सवाल यह है कि कानून की हुक्मरानी को यकीनी किसने बनाना है? रियासत ने बनाना है। हुकूमती इक़दामात के अलावा कोई तरीका नज़र नहीं आता जो कानून की रट कायम कर सके। ये जो खातून का मसला था, ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, काम ये नहीं होता कि बार बार हमें ये बताया जाए कि माजी में कौन क्या करता रहा है। लेजिस्लेशन करनी होती है, कानून साजी करनी होती है, हालात बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाने होते हैं। और इमरान खान साहब, आपने ये करना है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि खान साहब कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें मामूल पर आ रही हैं, लेकिन उसके लिए इन चीज़ों का होते रहना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र करूँगी कि उसमें आपने भी बड़ा साथ दिया, जब आपसे कहा गया कि कोविड के हवाले से जो जो हिदायत हुकूमत आपको दे रही है उस पर आप अमल करें। जब आपने उस पर पाबंदी से अमल करना शुरू किया तो हुआ ये कि चीज़ें भी मामूल पर आई, हालात भी मामूल पर आ गए। लाहौर और इस्लामाबाद 2 बड़े शहर हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के क्लासेस जो हैं वो बहाल हो गई हैं, यानी बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, हमारी छुट्टियों के साथ उनकी भी छुट्टियाँ खत्म हो इनको गई हैं। बहुत ज़रूरी है स्कूल जाना। शफकत अंकल की शफकत खत्म हो गई है। नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ चूँकि जो 2 रोज़ पहले फैज़ाबाद पर एहतजाज हुआ उसके मनाजिर ने वाकई दुखी किया। हमारे तलबा जिस तरह एहतजाज कर रहे थे, जिस तरह तोड़ फोड़ कर रहे थे, जिस हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए उस हाथ में डंडा और पत्थर थे, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे हालात होने नहीं चाहिए। जब पूरी दुनिया में कोविड है, जब पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि एजुकेशन पर ज़ाहिर उस एक ज़र्ब पड़ी है, मुश्किल आई है, उसको अगर हुकूमत किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आपको तो साथ देना चाहिए। पेरेंट्स का भी कुछ किरदार है, पेरेंट्स का भी कुछ किरदार है कि आपके बच्चे जो बाहर इस तरह से एहतजाज में शरीक हो रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, वो क्या करें? तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। ये बात ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, फिजिकल एग्ज़ाम नहीं देंगे। भैया सबके लिए हालात एक जैसे हैं। ये क्या बात हुई? ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट, लेकिन एहतजाज ऐसे होना नहीं चाहिए था। ये मैंने सिर्फ बात ऐड किया, अदरवाइज हम बात सिर्फ ये करना चाह रहे थे कि आज से क्लासेस जो हैं बाकायदा इसका इजरा हो रहा है इस्लामाबाद एंड लाहौर। हाँ, और कुछ क्लासेस हैं कि जो 7 जून तक अभी बंद रही हैं, यानी 7 जून तक आप छुट्टी इंजॉय कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान में भी SOPs के तहत सरकारी और निजी कॉलेजेस खुल गए हैं। बड़ी अच्छी बात हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए तालीम एक ये वो वाहिद जरिया है जो कहते हैं ना कि आपको फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देता है। तो प्लीज इसके लिए डंडे ना उठाएं, कलम उठा लें, थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, हमें भी बचपन में हमारे माँ बाप यही कहते थे। नहीं, लेकिन हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना सोच लें कि अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आपके साथ वाले ने भी सही से नहीं पढ़ा, वो सबके लिए इम्तिहान एक जैसा ही होगा। डोंट वरी। एनीवेज जी, अब हम बात कर लेते हैं कोविड की। और कोविड का फैलाव ज़ाहिर है इसका हम देखते हैं कि इसको स्लो डाउन करना यही गवर्नमेंट की कोशिश रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज क्या रहा? एक वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, तीसरा, सैकड़ों वेरिएंट्स आ गए। अब जो ऐसे वेरिएंट्स जो कि ज़्यादा ख़तरनाक थे, जिसमें हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन, ब्राज़ीलियन वेरिएंट, UK वेरिएंट, और अब फिर डबल म्यूटेंट वायरस जो इंडियन वेरिएंट है, जब ये रिपोर्ट अब पाकिस्तान में हुआ है तो ज़ाहिर है तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो हो सकती है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि खुदा न खास्ता कि जो भारत में हाल है, अल्लाह ना करे अगर वो पाकिस्तान में हो जाए तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत मुत्तहिद रहना है। मुत्तहिद के साथ साथ हमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। पाकिस्तानियों के लिए ये जो वक्त है, जो चल रहा है वक्त, ये किसी इम्तिहान से कम नहीं। जैसे कि शुएब ने भी जिक्र किया कि बरतानिया का, ब्राज़ील का या अफ्रीकी तर्ज के कोरोना की जब हम बात करते हैं तो वो तो आपको खौफ में मुब्तला करता ही करता है, लेकिन अब भारतीय तर्ज के कोरोना का केस भी अब रिपोर्ट हुआ है। आज़ाद कश्मीर से शख्स का ताल्लुक है, 39 साल ये शख्स है और भारतीय वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें मुसाफिर 8 मई को खलीजी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचे थे। रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर भारतीय तर्ज का ये वायरस पाकिस्तान पहुंचा कैसे और फिर ट्रेस कैसे हुआ? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके बारे में जवाब जानना, ये जिनके बारे में जानना मुझ समेत आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने इस सवाल उठा ही लिया है, आवाम भी जानना चाह रही है कि ये वायरस पाकिस्तान पहुंचा कैसे, किस तरह पता चला कि इस शख्स में जिस वायरस की तस्दीक हुई है वो भारतीय तर्ज का वायरस है? देखिए जी, इस वक्त इसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं है कि भारतीय वेरिएंट जो है वो भारत से निकल के दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पहुंच चुका हुआ है। क्योंकि ऑल्दो बहुत सारे मुल्कों ने अपनी फौरी तौर पे एयर ट्रैफिक रोकी थी भारत से, मगर उसके बावजूद ये कि ये दुनिया के इस वक्त काफ़ी मुल्कों में इसकी मौजूदगी पाई गई है। और ज़ाहिर है वहाँ से इनडायरेक्टली वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट भारत से नहीं आया, क्योंकि हमने अपनी मॉनिटरिंग भारत की बॉर्डर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग की गई थी। ये जिस वक्त मुसाफिर यहाँ पर पहुँचते हैं पाकिस्तान, तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान हर मुसाफिर आने वाले का एक तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ से अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए, और दूसरा फिर ये होता है कि यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, और अगर उसके अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है, कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो फिर उनका सैंपल जो है
ब्लड का वो सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, जिसमें वो सीरोटाइपिंग होती है और जिसमें ये पता चलता है कि वेरिएंट कौन सा है, वो फिर NIH इस्लामाबाद भेजा जाता है। अच्छा, तो इस शख्स का भी सैंपल जो है, क्योंकि ये बड़े स्पेसिफाइड टेस्ट होते हैं और ये कुछ दिन लेते हैं, ये फौरी इसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं और ये हर लैब नहीं कर सकती है, ये बड़े स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। और ये इस वक्त आप इसी से देख लें कि इस वक्त हुकूमत की मॉनिटरिंग जो है इस वेरिएंट के लिए और दूसरी वेरिएंट्स के लिए जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो टेस्ट फिर NIH भेजा गया और कुछ दिनों के बाद फिर ये पता चला कि उसके वो जो था कोविड था उसका वो इंडियन वेरिएंट का था। ठीक। डॉक्टर साहिबा, ये कितना ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि जो बाहर से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, जब टेस्ट होते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, जो कि ज़ाहिर है ये तो एक रिक्वायरमेंट है, जो भी ट्रैवल करता है वो पहले टेस्ट करवाता है, PCR टेस्ट करवाता है, फिर ट्रैवल करता है। तो ये कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है पाकिस्तान के केस में कि बाहर से लोग आ रहे हैं और टेस्ट उनका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है? जी, मैं समझती हूँ कि काफ़ी केसेस, जैसे पीछे भी एक फ़्लाइट थी उसमें देखा कि 20 पॉजिटिव टेस्ट आए थे हमारे, जो कि शायद उनके पास रिपोर्ट नेगेटिव की थी, मगर यहाँ पर तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बाहर रिपोर्ट्स तो लोग लेकर आ रहे हैं, मगर हम उस पर डिपेंड नहीं कर रहे, हम अपनी स्क्रूटनी खुद कर रहे हैं, खुद अपने टेस्ट कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये हो क्यों रहा है? जो लोग बाहर से आ रहे हैं, टेस्ट करवा के आ रहे हैं, मुस्तनद लैब से करवा के आ रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव शो हो रहे हैं, क्या हम इससे मुताल्लिक दूसरी हुकूमतों से बात कर रहे हैं कि जो आपके मुल्क से टेस्ट करा के यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो वायरस लेकर आ रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में मैं समझती हूँ कि हुकूमत विजिलेंट है और उसको ट्रेस ज़रूर कर रही है, मगर इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो PCR टेस्ट है वो भी 100% जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें फॉल्स नेगेटिव के चांसेस जो है वो होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव के भी फॉल्स नेगेटिव के भी। इसलिए कोई भी दुनिया की लैब जो है वो 100% एक्यूरेट हो नहीं सकती, क्योंकि इन टेस्टों में हमेशा थोड़े से फॉल्स टेस्ट की गुंजाइश जो होती है वो रहती है। तो इस वजह से हम किसी को स्पेसिफिकली ब्लेम नहीं कर सकते। आज भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें तमाम कोविड के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, मगर उनका PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है। जब उनकी चेस्ट की स्कैन किया जाता है, CT स्कैन उनके चेस्ट का होता है, तो फिर उसमें हमें पता चलता है कि कोविड उनके पास है, क्योंकि उनके लंग्स में चेंजेस आए होते हैं। इसलिए PCR टेस्ट जो है वो 100% रिजल्ट कभी भी नहीं देता, इसलिए हम बाकी मुल्कों को ब्लेम नहीं कर सकते। सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़, आप तो हुकूमती नुमाइंदा भी हैं, वैक्सीन से मुतालिक बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो कि उठ रहे हैं, 2 साल बाद ज़िंदगी नहीं रहेगी, फलानी वैक्सीन ऐसी है, ढिमकानी वैक्सीन ऐसी है। आप इस तमाम तरह मामले को कैसे देख रही हैं? और जो चीज़ आवाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी वैक्सीन मुल्क में लगाई जा रही है? देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ हमें किसी किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए। ये तमाम वैक्सीन जो इस्तेमाल हो रही हैं पूरी दुनिया में, इनके बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और बड़े एक्सपर्ट लोग जो हैं उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को बड़ा डीपली जाके स्टडी किया है। और ये वैक्सीन जिस मैकेनिज्म से बन रही है कि इनएक्टिवेटेड वायरस होता है और जो बाकी भी जितनी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान की हेल्थ को डैमेज करे। इनिशियली एक कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मगर पाकिस्तान में अभी तक जो एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई ऐसा नहीं मिला। इसलिए ये वैक्सीन सेफ है और हर एक को लगवानी चाहिए, क्योंकि नोबडी सेफ अंटिल एवरीबॉडी सेफ। ठीक। और इस वक्त बहुत सारी साइनोवैक है, साइनोफार्म है, ये तमाम वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। ये जो साइनोवैक, साइनोफार्म, ये चाइनीज़ वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों को लगाई जा रही है, डॉक्टर साहिबा, क्या ये WHO से अप्रूव्ड है? जी बिल्कुल, देखिए ये इनको पाकिस्तान में ड्रैप ने अप्रूव किया और इनकी जो एक अपना मैकेनिज्म है अप्रूवल का, इनकी सेफ्टी का, एफिकेसी का, वो हुआ है और WHO भी इसके ऊपर काम कर रही है। अभी ये साइनोफार्म हंगरी में, जो यूरोपियन यूनियन का एक मुल्क है, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया है। दैट मींस कि पूरी यूरोपियन यूनियन ने इसको अप्रूव कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ चूँकि इससे मुतालिक भी लोग ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने हज पर जाना हो, सऊदी अरब जाना हो, या ऐसे किसी मुल्क में जहाँ पर वो कहें कि आपने वैक्सीन लगवा कर आना, तो वो तो इसको मान नहीं रहे, वो चाइनीज़ वैक्सीन को मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं WHO से अप्रूव्ड नहीं है ये। जी, WHO ने इसके लिए प्रोसेस शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में ये हो जाएगा। तो और हम ऐसी वैक्सीन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं जो WHO से अप्रूव नहीं है, डॉक्टर साहिबा? नहीं, WHO से ये इवेंचुअली अप्रूव हो जाएंगी। आखिर ये पूरी दुनिया में, पूरे अरब ममालिक में साइनोफार्म यूज़ हुई है और बहरीन में यूज़ हुई है, चाइना में यूज़ हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े तब में पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इसको इवेंचुअली अप्रूवल मिल जाएगा। प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मगर इवेंचुअली सारी वैक्सीन अप्रूव हो जाएंगी। ओके, कमिंग टू एस्ट्राजेनेका,
इससे मुताल्लिक भी लोगों में ज़ाहिर है खदशात हैं। वो कहते हैं कि चूंकि क्लॉटिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुई और पाकिस्तान में इससे मुताल्लिक अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं ब्लड क्लॉट्स के? नहीं जी, देखिए इस वक्त एस्ट्राजेनेका का हमें सिर्फ माइनर साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली मॉनिटर किया गया था इसकी तमाम, बल्कि सारी वैक्सीन को किया जाता है। तो हमारा एक होता है एडवर्स इफेक्ट्स, जो उसकी मॉनिटरिंग का एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें, तो उसमें कोई हमें सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है आज तक, जो अभी तक जितनी डोजेज एस्ट्राजेनेका की लगी है वो नहीं मिला। हाँ, टेम्परेचर वगैरह या थोड़ा सा जो उसके 1-2 दिन जो बुखार रहता है वो हमें ज़रूर उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, मगर उसके अलावा, और वो बड़ा नॉर्मल सा है और वो ये शो करता है कि ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। और एस्ट्राजेनेका का मैं आपको ये बता दूं कि ये वो वैक्सीन है जो पहली डोज के बाद ही जो है वो 60 to 65% प्रोटेक्शन दे देती है, जबकि बाकी तमाम वैक्सीन जो हैं वो सेकेंड डोज के भी 3 हफ्ते के बाद जाके वो प्रोटेक्शन देती है, जो एस्ट्राजेनेका, इसलिए एक इफेक्टिव वैक्सीन है। और मैं समझती हूँ कि इसको ज़रूर लगवाना चाहिए जिसको जो भी, क्योंकि मेरी बाहर कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा अगर हम चॉइस मिले और हम पाकिस्तान में हो तो हम ज़रूर एस्ट्राजेनेका लगवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू करी थी और यकीनन वो लोग जिन जहनों में बहुत ज़्यादा खदशात थे वैक्सीन को लेके वो काफ़ी हद तक दूर हो चुके होंगे। तो कोविड-19 पूरे मुल्क को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसके फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। यही वजह है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हम देख रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं सख्त इकदाम उठा रही हैं। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में भी लॉकडाउन पॉलिसी में सख्ती की गई है, जबकि हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक कोरोना बचाव की वैक्सीनेशन हर एक की ज़रूरत है और अब इसे बहुत ज़्यादा जगहों पर ज़रूरी करार दिया है, लाजिम करार दिया है। सिंध भर में अब तक 250 वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं, जबकि 12 लाख अफराद को वैक्सीनेट भी किया जा चुका है। इसके अलावा सुबह में तकरीबात पर पाबंदी आयद है, रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की इजाज़त नहीं है, मार्केट्स का वक्त महदूद कर दिया गया है। इससे कोरोना के फैलाव में कितनी कमी आई है या फिर आगे चलकर क्या इकदाम मज़ीद सख्त करना होंगे, ये सवालात हैं और इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? इकदामात बहुत ज़्यादा सख्त हैं, मज़ीद सख्त हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। हमने कोशिश तो ये की है कि चूँकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आया वही आया है कि ज़ाहिर है ये वायरस यहाँ नहीं था और आपकी अभी जो डॉक्टर नौशीन से बात हो रही थी तो ये आपने ख़ुद कहा कि इंडियन वेरिएंट कहाँ से आया है, पाकिस्तान में तो ये पैदा नहीं हुआ, ये भी और फिर हमारा किसी हमारा किसी तरह से भी इंडिया के साथ कोई किसी किस्म की ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपने तो एक केस रिपोर्ट किया, मेरे पास तो और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन वेरिएंट के और केसेस पाकिस्तान में यस आए हैं इन सिंध यस। आपके पास उसकी रिपोर्ट्स हैं? हाँ हैं, टेस्ट हुए हैं। कितने इंडियन वेरिएंट केसेस इस वक्त सिंध में रिपोर्ट हुए हैं? 4। ये कब हुए हैं? यस्टरडे यस, यानी कल 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिंध में जो कि इंडियन वेरिएंट के। ये कहाँ से आए थे लोग? सारे हमारे ज़ायरीन हैं जो डिफरेंट गल्फ कंट्रीज से आए। क्या इनका कोई ताल्लुक इंडियन लिंक बन रहा है कि इंडिया से आए हों, वहाँ ट्रांजिट रूट लिया हो? नहीं ऐसा नहीं है। दे वेंट फॉर दी क्या कहते हैं जो आप इबादत के लिए जाते हैं इराक या ईरान तो वो वहाँ से म्यूटेट होके कहीं ना कहीं से आ गए हैं पाकिस्तान। इन 4 के कांटेक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है? बिल्कुल, वो दे आर ऑलरेडी क्वारंटीन, अभी भी हमारे पास वो क्वारंटीन में है। 4 की हालत कैसी है? दे आर फाइन। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि पहले हम सिर्फ परेशान हो रहे थे कि एक केस रिपोर्ट हुआ आज़ाद कश्मीर में, अभी सर ने बता दिया कि 4 केसेस कल ही रिपोर्ट हुए हैं सिंध में। कराची में ही है सर ये? हैं कराची में, इनफैक्ट दे ऑल आर हियर इन, हमने उसको क्वारंटीन रखा हुआ है। बट खदशा है कि नहीं और लोगों को हो सकता है। उसकी वजह यह है कि देखें आपके पास जो परमानेंट उसका एड्रेस एक का तो जो है वो सिंध के देही इलाकों से है, लेकिन बाकी 3 का ताल्लुक कराची से। जो भी शख्स बाहर से आ रहा है, क्या एयरपोर्ट्स पर हम खुद टेस्ट कर रहे हैं उसका? बिल्कुल, हम उसका तमाम लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। और जो पॉजिटिव आ रहा है फिर उसका टेस्ट हो रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है? बिल्कुल, उसका हम PCR टेस्ट करके, जो पॉजिटिव रैपिड टेस्ट में भी होता है उसको हम क्वारंटीन कर देते हैं। ओके, उसके बाद टेस्ट होता है कि उसमें वेरिएंट कौन सा है। हाँ, उसकी हमने अब जीनोमिक टेस्टिंग जो हमने की है उसमें बड़ी काफ़ी परेशान कुन हालात वो ये हैं कि देखें हमारे पास हमने 57 केसेस
जीनोमिक स्टडीज़ के लिए किए थे, और बच्चों के भी इन पर्टिकुलर। तो ऑल ऑफ मेरे ख्याल से हमने कोई 11 बच्चों के किए थे। उस 11 बच्चों में से 100% साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था। अच्छा। दे ऑल वर हॉस्पिटलाइज्ड, लाइक फ्यू वर इन लियारी एंड NICH में। और जो बाकी हमारे पास 57 केस में 71% एडल्ट्स में 71% साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, और रिमेनिंग UK एंड ब्राज़ीलियन एंड देन ऑफ कोर्स। कासिम साहब, इस बात से क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ कि जो आज से 1 महीने पहले पंजाब के हालात थे और हम कहते थे कि चूंकि UK वेरिएंट था वहाँ पे ज़्यादा कोविड फैला, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में हम सिंध में देखेंगे? हम ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा, हम इसीलिए हमने ये लॉकडाउन जो इसलिए आप लोगों ने एक्सटेंड किया, हाँ एक्सटेंड किया। उसकी वजह सिंपल यही थी ना कि जी हमारे हम कोशिश ये कर रहे थे, हम आपने इंटर प्रोविंस ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, आपने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, ये हमने बाहर, हाँ आपके प्रोग्राम के थ्रू हमने बाहर यहाँ पर हम, और फिर बहुत सारे लोगों ने हम पे तनकीद भी की कि आप ये रेसिज्म कर रहे हैं और ये फेडरेशन के अंदर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन इट वाज मीन प्राइमरीली टू कब ऑल दीज थिंग्स जो अभी हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। और ये देखें, अभी आप बाहर से लोग आ रहे हैं, आप ट्रैवलिंग अलाउ कर रहे हैं, तो आपके पास अब ये खुदा ना खास्ता अगर इसकी ज़्यादा जो है वो इस किस्म की म्यूटेशन आ जाती हैं, तो फिर आप सोचें कि हमारा क्या इतना बुरा हाल ज़ाहिर है ना, हालात तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कासम, जैसे आप कह भी रहे हैं कि ये हमने देखा कि भारतीय वेरिएंट अभी तो 4 सिंध में है, मज़ीद लॉकडाउन में क्या सख्तियाँ होंगी, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था, या 2 हफ्ते में हम कंट्रोल कर पाएँ? नहीं, हमने काफ़ी हद तक लोगों ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया है, और ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी में कोऑपरेट किया है, हमारे रिलीजियस जो इदारे हैं उन्होंने भी कोऑपरेट किया, लेकिन जो उससे थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है। अब ये नहीं कहते कि हमने अचीव कर लिया, लेकिन काफ़ी हद तक हम उस पर, अच्छा कि एटलीस्ट ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें जो है वो किसी सूरत में भी रिलैक्स नहीं होना है, ना हमने एज ए गवर्नमेंट रिलैक्स होना है, ना हमें एज ए सोसाइटी रिलैक्स होना है कि जी हम आप कह दीजिए वो जस्ट लाइक जो हमारे नेबर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी हैव ओवरकम दी क्राइसिस, ऐसा नहीं करना जो है वो बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये जो अभी भी जो हमारा जो सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न होता है ना, अभी भी ये कि जैसे वैक्सीन के मामले में हमारा था कि हमने एग्रेसिव टोन लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया। हमें जो है वो लॉकडाउन या इस किस्म की, आप मिसाल ले लें, पूरी दुनिया ने आपको बैन किया हुआ है, आपने रेड लिस्ट में पूरी दुनिया ने डाला हुआ। क्यों डाला हुआ है? कि जी आपके पास म्यूटेशंस ज़्यादा हैं। म्यूटेशंस ज़्यादा क्या मतलब है? आपके पास तो म्यूटेशंस पैदा नहीं हुई ना, ये बाहर से लोग लेके आए। जब म्यूटेशंस कम थी सर, तब भी रेड लिस्ट में ही थे। नहीं, तब भी वो एक अलग बात है, लेकिन देखें उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हम आपके लीडर जब मिक्स मैसेज देंगे ना, तो दुनिया सारी आपको देखती है। वो मिक्स मैसेज क्या है जरा? नहीं, वो तो सर अब बहुत हम आगे नहीं बढ़ गए उससे। अभी भी हम सर वहीं खड़े हैं। हमारा हर रोज़ यही सवाल जवाब होता है। आप यकीन करें, हमारी हर रोज़ यही डिबेट होती है कि आप इसमें किसी किस्म का मिक्स मैसेज ना दें। अब तो कहीं से मिक्स मैसेज नहीं जाता। मिक्स मैसेज है ना कि आप हम कह रहे हैं कि जी आप ट्रांसपोर्ट बंद करें, हम कह रहे हैं कि आप दुनिया से वायरस को अपने अंदर क्यों लेके आ रहे हैं। अच्छा, दिस इज़ आवर मिक्स मैसेज ना। हम मतलब एक दफ़ा कहते हैं जी हम, आपको लगता है कि फ़्लाइट्स पर पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल उन तमाम ममालिक में होनी चाहिए जहाँ पर डिफरेंट म्यूटेशन। आई एग्रीड, ये होना चाहिए। जहाँ म्यूटेशंस है ना, अब मिसाल इंडिया की वेरिएंट का दुनिया में मेरे ख्याल से कोई 63 और 65 कंट्रीज, अब हम शायद उस लिस्ट में भी आ गए। ट्रू। तो वो तमाम म्यूटेशंस वहाँ उन ममालिक में हैं, और फिर हमने किसी न किसी नाम पर वहाँ से जो है ना वो, कि सर ये बिल्कुल सादी सी बात है कि जब दूसरे मुल्क पाबंदी लगा देते हैं कि पाकिस्तान से कोई यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, तो हम कैसे अलाउ कर रहे हैं उन ममालिक से? मुझे याद है महक कि जिस वक्त ये इंडियन वेरिएंट की बात हुई थी, डबल म्यूटेंट वायरस की, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि डबल म्यूटेंट वायरस पाकिस्तान में एंटर ना हो, और कहा हमें तब भी सर यही गया था कि हम ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो ये कैसे फिर मुमकिन हुआ कि वो वेरिएंट। सर वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब दुनिया में यहाँ से जो लोग जाते हैं, अब मिसाल के तौर पर हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप ज़ायरीन अब इराक़ ज़ियारतों के लिए ना जाएं। हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप जाएं सऊदी अरेबिया और हज और उम्रे के लिए, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। ये हमारी रिलीजियस वो हैं, उस पर हमारी सबका ईमान भी है। लेकिन उसका मतलब ये है कि वहाँ जाके सारी दुनिया के लोग मिक्सड होते हैं एक जगह पर। अब वहाँ से हिंदुस्तान से भी लोग आते होंगे, वहाँ से दुनिया के बाकी ममालिक से लोग भी आते हैं जिनकी
मोहब्बत है उन इलाकों से, उन ज़ियारतों से, उन तो फिर आप उनको रोकेंगे नहीं। अब जब वो वहाँ पर अगर उतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं है टेस्टिंग का। सर वहाँ तो अच्छा मैकेनिज्म खैर है, इससे मैं अब डिसएग्री करूँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मैकेनिज्म है चीज़ों को मैनेज करने का, लेकिन हाँ ये ज़रूर है सर कि जो भी बाहर जा रहा है वो कहीं पर भी अगर किसी मुल्क में जा रहा है तो ज़ाहिर है सर नहीं है। mixing तो होती है। मैं किसी और मुल्क के बारे में कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन इसी तरह से अब सऊदी अरेबिया की मैं बात नहीं करता, वहाँ पर भी जब आप लोग जाते हैं तो फिर भी वहाँ पर भी वैक्सीनेट होने की शर्त रखी हुई है, सारा कुछ रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ जाके किसी न किसी फार्म में जो है ना वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। यही से जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पर देयर आर एवरी चांस ऑफ ट्रू बिकॉज नो वैक्सीन इज 100%। सर नो वैक्सीन और नो पीसीआर इज 100%। जी, अभी नौशीन साहिबा भी यही कह रही हैं। नो पीसीआर इज अगेन 100% के आपको ये कह दे कि जी ये इसमें बहुत सारे मैंने अपने फैमिली के बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पर पीसीआर उनके नेगेटिव थे, सारे सिम्टम थे उनको। बिल्कुल ऐसा है सर, ये मेरी फैमिली में भी ऐसे था, वो सारे सिम्टम्स थे और क्लिनिकल सिम्टम्स थे और पीसीआर टेस्ट नेगेटिव था, तो फिर कोविड का ट्रीटमेंट हुआ। पीसीआर मुकम्मल तौर पे इफेक्टिव एग्जैक्टली वो क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत जरूरी होते हैं। ये वक्त के साथ अब ये साइंस ने तरक्की की, यदि वक्त के साथ ये चीज़ें 100% ज़्यादा समझ में आएंगी। अच्छा सर, एक और चीज़ जो कि हमारे लिए बड़ी तशवीश वाली है कि लोग वैक्सीन के हवाले से बड़ी बातें करते हैं। मैंने नौशीन साहिबा से भी चीज़ पूछी थी, सूबाई हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है अपने तौर पर अफवाहों को रोकने के लिए? देखें, अफवाहों के रोकने का तो या तो हम ये ना वो सबसे अच्छी बात ये है कि हम कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, देयर इज़ नो अदर वे। लेकिन दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वैक्सीन आपको किसी भी इन्फेक्शन की जो सिवियरिटी है ना उससे रोकती है। ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस, हमारे पर्सनल फैमिली के केसेस भी हैं, दोस्तों के केसेस भी हैं, और बाकी आप साइंस के थ्रू जाएं, आप पढ़ें, जो अथेंटिक आपके सोर्स ऑफ साइंस के जितने हैं आप पढ़ें। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि आप वैक्सीन कोई भी है। मैं उस दिन भी एक दोस्त के थ्रू ये बात कर रहा था, मैंने कहा एक है बुलेट ट्रेन, एक है नॉर्मल ट्रेन, पहुंचना जो है ना यहाँ से लाहौर है, तो चलो किसी दुनिया के किसी बड़े मुल्क की बड़ी अच्छी वैक्सीन है वो पहुंचेगी, जल्दी पहुंच जाएंगे आप लाहौर, ये हम चलो लेकिन ये है कि जो भी आप वैक्सीन लगवा रहे हैं वो आपके लिए इफेक्टिव ही Absolutely. है, सोसाइटी के लिए इफेक्टिव है। बस एक बात और बता दें कि ये देखने में आया कि शहरी इलाकों में लोग फिर भी वैक्सीनेशन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन देही इलाकों में लोग नहीं बढ़ रहे, आगाही वहाँ तक नहीं है। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या देखिए, आगाही तो है, लेकिन अब हम जो है ना वो जैसे आपने कहा ना कि वैक्सीन के लिए हम रीच आउट कर रहे हैं। ओके, रीच आउट सेंटर्स के अलावा रीच आउट कर रहे हैं, इलाकों में जा रहे हैं, जस्ट लाइक पोलियो वैक्सीन। उस तरह से भी हमने एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया है कि अब हम जो हमारी 200-300 के करीब हम मोबाइल वैन्स इस तरह से बना रहे हैं, सो दैट वी गो टू विलेजेस, ये बहुत ज़रूरी है, स्लम एरियाज इन पर्टिकुलर से। हमने इसका एक और मैकेनिज्म भी ड्राई किया, जैसे कराची बड़ा शहर है, हैदराबाद बड़ा शहर है, सक्खर बड़ा शहर है, जिस तरह हमारे जो बड़े अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पर हमने ट्रेड एसोसिएशंस, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, जो हमारी जो जिस तरह हमारी बहुत सारी जो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं, उन तमाम को हमने इंगेज किया है और हम तमाम को वैक्सीनेटर सेंटर बना के दिए और उनको हम वैक्सीन्स भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से, और फिर इस तरह हमने ये मैंडेटरी हमने रिक्वेस्ट की है इंडस्ट्रियल एरिया से और उससे भी कि आप अपने मजदूरों के लिए मैंडेटरी करें कि जी जो भी आए वो वैक्सीनेट। बिल्कुल ठीक है, ये इदारों को खुद भी इसमें रोल अदा करना होगा कि अपने जो स्टाफ है वो सारे वैक्सीनेटेड हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जैसे आपने खुद देखा, आप कभी किसी दिन हमारे आर्ट्स काउंसिल के सेंटर पे आप जाएं, वो आर्ट कम्युनिटी के लिए स्पेशली एक सेंटर बनाया गया कि जो आर्ट फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं जो आप लोगों की तरफ से लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। कासिम साहब साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू बढ़ते हैं आगे। ये तो कोविड की बात हो रही थी, कोविड का ज़ाहिर है इस वक्त मुश्किल वक्त है क्योंकि जब तक हम तमाम पॉपुलेशन तो नहीं, एटलीस्ट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तब तक हम मुश्किल में घिरे रहेंगे। और तब तक ज़रूरी है कि आपने साथ देना है, अवाम ने मिलकर आगे बढ़ना है, हुकूमत का साथ देना है, गवर्नमेंट का साथ देना है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल वक्त जा रहा है जनाब, अच्छा वक्त आ रहा है। कोविड के हवाले से बात नहीं कर रही मैं कारोबारी दुनिया से आपको खबर देने जा रही हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वालों की चांदी हो गई है। क्यों
क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। 27 मई को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हुई थी जब एक दिन में 2 अरब 21 करोड़ से ज़ायद हिस्स का कारोबार हुआ था। माहिरीन ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के एतमाद का एक नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि मार्केट में कितने नए सरमायाकारों का इजाफा हुआ और छोटे सरमायाकार या नौकरी पेशा अफराद जिनको जो कि ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं उनको मतवज्जे करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक H खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जो सवालात मैंने उठाए हैं मैं उनसे इनका जवाब जानूंगी। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि बुरा वक्त जा रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है, मार्केट में बेहतरी आ रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो टारगेट सेट किया गया था अचीव करने के लिए, क्या वो हासिल हुआ या भी उसको कोशिश की जा रही है हासिल करने की? जी शुक्रिया बहुत बहुत। और वाकई जो है पिछला हफ्ता, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले कुछ महीने भी अच्छे रहे हैं। और मैं थोड़ी सी एक करेक्शन कहूँगा कि एक्चुअली हमने 2.5 बिलियन से ऊपर का टोटल वॉल्यूम जो है वो टच किया था। बुध और जुमेरात को जी, जो मतलब बुध को भी हमने 2 से ऊपर किया था, मगर भाई हमने कर दिया था टच जुमेरात को। और जुमे माशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि 4 ईयर हाई पे मार्केट क्लोज हुई, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और इसकी कुछ वजूहात हैं। जिस तरह आपने देखा कि जो हमारे GDP नंबर्स रिवाइज हुए थे, फिर जो गवर्नमेंट की एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं कोविड से डील करने के लिए, वो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही हैं। आगे जो बजटरी मेजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो PSX ने इंटरनली जो मेजर्स लिए हैं और SCCP ने जो मेजर्स लिए हैं, जिसमें आपने देखा कि पिछले साल की इतनी चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे दूसरों मुल्कों की मार्केट्स ने अपने आप को बंद भी करना पड़ा, PSX पे माशाल्लाह 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग जो है वो बंद नहीं हुई। तो इन सब से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो एक रोबस्ट रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है हमारी कैपिटल मार्केट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आप पूछ रहे हैं। सर, इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं? देखिए जी, दोनों चीज़ें हो रही हैं। और ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो अभी भी कदरे छोटी हैं कंसिडरिंग जो पाकिस्तान का एक मुल्क का जो हमारी इकोनॉमी का, हमारी पॉपुलेशन का जो साइज़ है। तो इसके लिए हमने पिछले साल में कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम उठाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके लिए पॉसिबल है कि आप कहीं भी हों, चाहे आप कराची में बैठे हुए, सक्खर में बैठे हुए, रहीम यार खान में बैठे हुए हुए, आप ऑनलाइन जाकर अपना ब्रोकर के अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के ऑफिस जाएं, बहुत सारे पेपर्स फिल करें। तो इससे जो है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ना शुरू हो रहा है और आइंदा आई एम श्योर इससे ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिससे इन्वेस्टर्स को आसानी होगी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। दूसरा, RDA के अंडर काफ़ी नए अकाउंट खुले हैं और उसके अंदर पहली दफ़ा एंड आई एम थैंकफुल टू द स्टेट बैंक एंड SCCP कि हमने एग्री किया कि बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स के दरमियान KYC शेयर की जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ये कुछ इकदाम है जिससे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे, मगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी और इन्वेस्ट किया है, तो इनफ्लोज आई हैं। सर, क्या ऐसा कोई डाटा मुरतब किया गया है जिससे हम ये समझ सकें कि जो जॉब करते हैं लोग वो अभी अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इस तरफ आ रहे हैं, या जो छोटे बिजनेस वाले हैं वो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ब्रॉड बेस्ड हमारी कैपिटल मार्केट्स होंगी उतनी वेल्थ इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में कम होंगी, ताकि ये जो वेल्थ क्रिएशन है ये ब्रॉडली स्प्रेड हो। और इसके अंदर मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जो प्रोफेशनल्स हैं, सैलरीड लोग हैं, छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, जब सोचते हैं अपनी सेविंग्स के बारे में, तो उसमें से कुछ पार्ट वो ज़रूर स्टॉक मार्केट के अंदर रखें। मगर ये लास्ट प्रोग्राम में भी मेरी आपसे बात हुई थी और आप में से कोई कह रहा था कि मुझे तो इन्वेस्ट करना है क्योंकि मुझे अपनी समर की हॉलीडेज़ के लिए जाना है। तो मैंने कहा
ये कर आई हैं, ये छुट्टियां कर आई हैं इन्वेस्ट किए बगैर। मैंने कहा ये करके आई है। चलिए बहुत अच्छा हुआ। अगर आप उस वक्त इन्वेस्ट आई होप आपने किया होता, तो मैंने कहा था कि इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, मगर हो सकता है कि आपके अगर पैसे समर से पहले भी बन जाएं तो वो आपकी खुशकिस्मती है, मगर उस व्यू से मार्केट में आना चाहिए। कि सर वही बात है ना, अगर अच्छी किस्मत ये होगी ना कि अगर पैसे समर से पहले बन जाए तो फिर आप हो सकता है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाए घूमने फिरने के लिए। अच्छा, अगर आप अगली 2-4 साल की छुट्टियों के लिए अभी इन्वेस्ट करें, मगर हमेशा टर्म व्यू से इन्वेस्ट करें। और अगर आपका खुद एक्सपर्टीज या टाइम नहीं है तो दुनिया में ज्यादातर छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, अपनी पेंशन फंड्स के थ्रू, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू मार्केट से एक्सपोजर लेती है। तो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स और अभी हमने ETFs लॉन्च किए हैं जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक एसेट कैटेगरी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। तो आप अपने फ़ोन उठा के ब्रोकर को एक कॉल और एक ट्रेड कर तो जो ETF खरीदती हैं उससे आपको एक ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि हर ETF जो है वो 8, 10, 12 शेयर्स की एक बास्केट होती है। तो उससे बहुत आसानी से आपको एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मार्केट में मिल जाता है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप लोग और अगर चाहें तो हम लोग आकर समा पे आप लोग सारी टीम। व्हाई नॉट सर, ये तो बड़ा अच्छा है। अरे ये हमारे साथ साथ मुझे ये लगता है सर कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना, उनको समझाना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और उसके लिए आई थिंक एक प्लान लेकर आए थे एक प्लान स्टॉक एक्सचेंज ने इससे मुतालिक सर ज़ाहिर किया भी था। सर मैं बस एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, एक सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने, क्या हम और कोई सेक्टर जिससे मुतालिक बात कर सकते हैं जिसके बारे में आप कहें कि अच्छा ये लग रहा है, वी कैन एंटिसिपेट कि ये सेक्टर भी आइंदा आने वाले दिन में अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखिए, इट वोंट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी कि मैं सेक्टर से कंपनी के बारे में बात करूं, मगर अगर आप देखें जो इकोनॉमी में हो क्या रहा है अभी, और बहुत सारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो माशाल्लाह अच्छी कर रही है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो इंसेंटिव्स और पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जितने भी सेक्टर्स रिलेटेड हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसी तरह ट्रेंड्स को देखकर इन्वेस्टर्स को अच्छे शेयर्स को एक अच्छी प्राइस पर एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करें। तो आप मेरे एक्सपीरियंस में तो मार्केट ने हमेशा जो है सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को कंपेयर टू अदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। और फिर हमारी कुछ पॉलिसीज भी ऐसी है ना जो कि अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, जो हम ये इतनी बेहतरी देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए अभी बड़ा अच्छा वक्त है, तो इन्वेस्ट कर लें ताकि आप बाद में अच्छी जगह पे वेकेशंस प्लान कर सकें। बट इन्वेस्ट जब भी करें लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ करें, उस व्यू पॉइंट्स के साथ करें। एनीवेज जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कराची में बिजली की बंदिश, अवाम परेशान है। जब मैंने सवाल किया कि ये कब मसला ख़त्म होगा तो शुएब ने कहा कि ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जनाब सिर्फ ये एक मसला नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और भी चीज़ जिसकी वजह से अवाम परेशान है वो है गर्मी, यानी दर्जे हरारत का बढ़ जाना। कराची के जो बासी हैं वो बिलखने लगे हैं। समंदर के किनारे बसने वाला ये शहर, लेकिन यहाँ पर जब हम मौसम की बात करते हैं तो हर कोई सिर्फ ये कहता हमें नज़र आ रहा है कि जनाब सूरज तो आज भी आंखें दिखा रहा है। अब कितने दिन तक मजीद सूरज इसी तरह से आग बरसाता रहेगा? या जो नया महीना कल से शुरू हो रहा है यानी जून, हो सकता है जनाब बारिशों का महीना हो सकता है कराची में अब्र रहमत बरस जाए। जवाद मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेदरमैन। उनसे जान लेते हैं कि जनाब कराची में जो मौसम है वो मज़ीद आगे आने वाले दिनों में कितना गर्म रहेगा। जवाद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज शहर का दर्जा हरारत क्या रहेगा? जी वालेकुम सलाम महक। आज शहर का दर्जा हरारत जो है तकरीबन वही रहेगा, 36 से 37 डिग्री तक रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो फील्ड लाइक टेम्परेचर है वो कुछ इलाकों में 40-42 तक जा सकता है, जबकि जो समंदर से करीब जो इलाके हैं साउदर्न एरिया से वहाँ पर 44-45 तक भी महसूस किया जा सकता है। अच्छा जवाद, ये बड़ा एक ऐसा स्पेल है जिसने हर किसी को परेशान किया हुआ है कि या अल्लाह ये गर्मी कब ख़त्म होगी, ख़त्म ना सही कम हो जाए। तो जो शहरियों को उम्मीद है कि कल जो एक नया महीना शुरू हो रहा है वो महीना क्या पैगाम लेके आ रहा है? जून जो है वो भी इसी तरह से गर्म ही रहेगा या बारिशों की कोई उम्मीद लगाई जा सकती है?
देखिए मैं जून का महीना जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है इस साल। गर्मी के हवाले से बात की जाए तो ये जो ह्यूमिडिटी है, इस तरीके का जो मौसम है, ये अगले 8-10 दिन 12 दिन तो कंटिन्यू करेगा कराची में एटलीस्ट। लेकिन कुछ इस तरह उम्मीद नजर आ रही है कि 3 या 4 जून से जो है वो कराची में थोड़ा सा समुद्री बादलों का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, सी क्लाउड्स बढ़ जाएंगे। और ये भी कह सकते हैं कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग अब जो है कुछ इलाकों में हल्की फुल्की ड्रिजल या कुछ लाइट रेन भी हो जाए। लेकिन ये कोई सिस्टम के तहत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको पता है कि मानसून सिस्टम जो है, मानसून सीजन जो है वो 24 हफ्ते की दूरी पर है, तो इसके ज़ेर असर जो है ये एक्टिविटीज थोड़ी बढ़ जाए। ओके, ये एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी फिर तो बड़ी अच्छी बात है। दुआएं ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही जाएगी। ये बताएं कि ये तो आपने कहा कि ज़रा मानसून से पहले ये हम एक्सपेक्ट करें कि ऐसे हल्के फुल्के छोटे मोटे सिस्टम्स बनते रहेंगे, बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। लेकिन ये बताएं कि जब हम रिकॉर्ड टूटने की बात करते हैं, जो इस वक्त हमने देखा कि कराची में गर्मी और अन्यवा गर्मी है, तो क्या जून में भी हम यही देखेंगे कि रिकॉर्ड टूट सकता है? जो माजी में जून में गर्मी होती है कराची में, उससे ज़्यादा गर्मी होगी इस दफ़ा? श्वेत भाई देखिए, रिकॉर्ड टूटने के हवाले से ऐसे तो फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा, नॉर्मल ही रहेगा। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है। अब बात यह है कि जिस तरीके से आपने बताया कि अब जून का महीना है, मानसून सिस्टम भी सीजन भी काफी करीब आ रहा है, कोई ऐसा ताकतवर सिस्टम आता है, सी ब्रीज को डिस्टर्ब करता है, तो फिर हम जो है वो गर्मी में अचानक जो है वो इजाफा देख सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगले 8-10 दिन 12 दिन जो है फिलहाल कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अच्छा जवाद, ये तो ज़रा कराची की हमने बात कर ली, अगर पंजाब का हम रुख करें, मैदानी इलाके लाहौर, वहाँ पे भी शदीद गर्मी, मतलब पिछला पूरा हफ्ता तो ऐसे ही गर्मी थी जैसे कराची में हम महसूस कर रहे हैं। तो अगर कराची से निकल के पंजाब के इलाकों की बात करें, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है? अब जो हफ्ता स्टार्ट हुआ उसमें मौसम तब्दील होगा, गर्मी की शिद्दत उतनी रहेगी, अब्रे रहमत बरसेगा या नहीं? देखिए पंजाब के इलाकों में जो है वो गर्मी अगले 3-4 दिन को जो है वो कुछ इसकी इंटेंसिटी इसी तरीके से रहेगी कि थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। लेकिन ये है कि आज या कल से जो है इन इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है जो थोड़ी सी कम शिद्दत का है, लेकिन काफी सारे एरिया को जो है वो कवर करेगा। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आइसोलेटेड शावर वगैरह, फिर थंडरस्टॉर्म वगैरह हो सकते हैं। उसमें ये है कि थोड़ा बहुत गर्मी का जोर जरूर टूटेगा। ठीक है जवाद, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। मौसम कैसा है और कैसा रहेगा इससे मुतालिक हमसे बात। जब कराची की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, और जब गर्मी में इजाफा होता है तो जाहिर है एसी तो बिकते हैं, लेकिन जो देसी रूम कूलर है, चूँकि एसी के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है, इसकी मांग में भी इजाफा होता है, इजाफा हुआ है। ये देसी रूम कूलर तैयार कैसे होते हैं, कीमत क्या है, इस हवाले से हुज़ैफा खान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लू के थपेड़े, पसीने से शराबोर और गर्मी से बेहाल इंसान ठंडक की तलाश में ही रहता है। ऐसे में ठंडी हवा का साथ लाजिम है जो एयर कूलर ही दे सकता है। कराची के नौजवान खुर्रम ने गर्मी और लोड शेडिंग के मारे शहरियों के लिए ऐसा देसी रूम कूलर तैयार किया है जो न सिर्फ चार्जेबल है बल्कि सोलर पर भी चलता है। तकरीबन 300-400 पीस की हमारी एक तालमेल लिमिट होती है। बड़े पीस के ऊपर तकरीबन 23 से 2350 रुपये की मालियत आती है। छोटे पीस पे इसकी आती है तकरीबन 1950 रुपये। सोलर पे ये चल सकता है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो एक आम बंदा नहीं ले सकता अच्छा रूम कूलर, बड़ा रूम कूलर जो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये का है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये सस्ता पड़ता है और इसका जो मज़ा है वो बड़े रूम कूलर की तरह है, उससे अच्छा ही है। इसमें 2 से 3 एम्पेयर की मोटर लगी हुई है जो बेसिकली 12 वोल्ट पे चलती है। एडाप्टर के साथ ये 220 से शॉर्ट होकर 12 वोल्ट पे चल जाता है। शहरियों का कहना है कि एसी खरीदने की सकत ना रखने वालों के लिए ये देसी कूलर किसी नेमत से कम नहीं, जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। हवा तो माशाल्लाह सही है और बिजली भी कम यूज़ करता है, तो हमने गरीब आदमी के लिए तो एक किस्म का एसी है। इतनी गर्मी है, इस कदर आपको पता है कि कितना टेम्परेचर हाई है, पैसे भी कम है और मुनासिब क्वालिटी है, बस चल जाता है, यानी गुजारा हो जाता है। ये क्वालिटी इसकी अच्छी है, पहले भी यूज़ कर चुका हूँ मैं, तो ये गरीबों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये बिजली तो बहुत कम लेता है इसलिए कि 12 एम्पेयर में है ये, और उसको आप डीसी पे भी चला सकते हैं और बैटरी पे भी चला सकते हैं, इसको बिजली पे भी चलेगा, दोनों पे चलता है। ये बहुत सेटिस्फाई हूँ इसलिए कि इसमें से पानी डालना और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसमें आप आइस डाल दें।
कारीगरों का कहना है कि वो दिन में 300 से 400 रूम कूलर तैयार करते हैं। लोड शेडिंग और गर्मी से सताए शहरियों के लिए ये सस्ते देसी एयर कूलर किसी एयर कंडीशन से कम नहीं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। तो जनाब, कराची से एक और ख़बर है। कराची में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्हें लग्जरी और स्पोर्ट्स कार रखने का शौक़ है। वैसे कराची के अलावा मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें वाकई शौक़ होता है, क्योंकि मैं अक्सर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ गाड़ियाँ और जनाब उनकी रेसें, जूम की आवाज़। लड़कियों को शौक़ क्यों नहीं है लग्जरी कार्स? लड़कियों को मेकअप का शौक़ होता है। ओके चलें जी, ये जो बात आपने की है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमारे लड़के शायान सलीम एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे। लड़का ही गया। बचपन से क्लासिकल गाड़ी रखने का शौक है और उबैद फॉक्सी पर पूरे पाकिस्तान की सैर भी कर चुके हैं। कहते हैं कि उनका बस चले तो, बल्कि उनकी गाड़ी चले तो वो स्वयं ही फॉक्सी में। इस शौक में उन्होंने वर्कशॉप बनाई और खस्ताहाल फॉक्सी के ढांचे को असल शक्ल में बहाल किया है। बल्कि कोई और फॉक्सी लेकर भी जाएगा तो वो भी बहाल की जाएगी। तो वो गुफ्तगू आपको हम दिखाते हैं। मुझे बचपन से शौक़ है। डिंकीज से जमा करना स्टार्ट किया तो फैमिली के साथ ग्लॉसी शॉपिंग पे जाते थे, तो जाके एक डिंकीज लेके जमा करना, उसकी पूरी कलेक्शन, हर वेरिएंट की अलग अलग कलेक्शन थी। अभी भी आप कलेक्शन मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सी अभी इसके अंदर शामिल नहीं है, जो कि अभी घर पे रखी हुई है। अपने लिए एक गाड़ी तैयार करता हूँ, ठीक है, उसको ऑन रोड करता हूँ, पूरा रिस्टोर करके ऑन रोड करता हूँ। तकरीबन 7-8 महीने का प्रोसेस है ये पूरा। हम ये गाड़ी अपनी ऑन रोड करते हैं। ऑन रोड करने के बाद कोई शौकीन हमें टकरा जाता है रास्ते में, तो वो इसी तरह हमसे बाय कर लेता है। फिर हमें हिम्मत हो जाती है दूसरी गाड़ी तैयार करने की। इंटीरियर सिंध मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी पे घूमा, ठीक है। मैं गाड़ी को इस्लामाबाद लेके गया हूँ, मरी, एबटाबाद, इन एरियाज़ में मैंने गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव की हैं विद फैमिलीज़ के साथ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं सोऊंगी फॉक्सी के अंदर। अगर मेरा बस चले और मैं अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर भी फॉक्सी खड़ी करके उसके अंदर सोऊँ, तो बस बहुत लगाव है मेरा फॉक्सी से। और फॉक्सी को समझ लें हमने गोल के ना लिटरली पिया हुआ है। ख्वाब में भी रात को सो रहा होता तो मुझे याद आ रहा होता कि यार मैंने सुबह उठ के इस गाड़ी के अंदर ये काम करना है, या उस गाड़ी के अंदर ये चीज़ मिसिंग है तो ये काम करना है। तो उसी पैटर्न के ऊपर मैं सारी रात सोचता हूँ, फिर उसके बाद सुबह आके उसके ऊपर वर्क करता हूँ। मेरा शौक़ देख के मेरी फैमिली जो है मुझे ये डाइकास्ट मुझे गिफ्ट करती थी। मेरी बहन मेरे लिए एक बाहर से वो लेके आई एक फॉक्सी, जो कि ये मेरी फिंगर टिप पे आ रही है। आप इसको देखें तो ये मेरी फिंगर टिप पे आ रही है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार ये मेरा सबसे भारी लगेज था जो मैं लेके आई तुम्हारे लिए। मुझे जहाँ भी किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे मुझे फॉक्सी नज़र आ जाती है, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ स्टक, कि मैं 10-15 मिनट उस गाड़ी को देखता हूँ कि यार इस गाड़ी का क्या हाल करे। मैंने कचरा कुंडियों से गाड़ियाँ उठाई हैं और उनको भी तैयार किया है। अभी भी एक तैयार कर रहा हूँ गाड़ी, लिटरली कचरा कुंडी के अंदर खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को निकालने में 3 दिन लग गए। फादर से मैंने फर्स्ट डे मैंने बोला कि मैंने अपना इसी शौक़ को आगे बढ़ाना है और अपनी जो हॉबी है इसी को मैंने अपना वर्क पे कन्वर्ट करना है, बिजनेस पे कन्वर्ट करना है। कभी कभार मैं सोचता हूँ ना कि मैंने इन गाड़ियों पे कितना लुटाया है, तो मैं शायद आज अपनी एक फैक्ट्री लेके बैठा होता। किसी चीज़ की पैकेजिंग की या किसी चीज़ की भी मैं अपनी एक फैक्ट्री लेके बैठा होता। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं मुल्क के मुस्तकबिल की, जो कि हमें अक्सर सड़कों पे नज़र आते हैं एहतजाज करते हुए। क्यों? वो कहते हैं जी कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। इस्लामाबाद की बात करते हैं जहाँ पर तलबा सरापा एहतजाज रहे और 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा ये कह रहे हैं कि कोरोना वबा की वजह से हमने सारा साल देखा कि तालीमी इदारे बंद रहे, मुख्तसर अरसे की ऑनलाइन क्लासेस हुई और अब वज़ीर तालीम ने पेपर्स लेने का ऐलान कर दिया और ये ऐलान काबिल कबूल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के
बाद इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। मुजाहिरों के दौरान हमने देखा कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की, जलाओ घेराव हुआ, गाड़ियों पर पथराव किया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ हुई। तो जनाब जो सूरत हाल रही हम अपनी नुमाइंदा फरा रब्बानी से जानते हैं। जी फरा। बिल्कुल ऐसे ही एहतजाज किया गया स्टूडेंट्स की जानिब से और यही कहा गया कि जब ऑनलाइन इम्तिहान क्लासेस ली गई हैं तो ऑनलाइन इम्तिहान लें। इसी तरह एक्सप्रेस वे पे उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, रोड्स को भी बंद किया गया, गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई। इस सिलसिले में फिर ये हुआ कि मुकदमा भी दर्ज किया गया और 20 लोगों को नामजद किया गया। 2 अलग अलग मुकदमात हुए, एक उनकी जानिब से हुआ जिनकी गाड़ियों को या सामान को नुकसान पहुँचाया गया और एक सरकार की मुद्दत में हुआ। आज से फिर बात करते हैं कि आज से मैट्रिक से लेकर 12वीं तक की क्लासेस जो हैं वो बहाल हुई हैं, लेकिन नोटिफिकेशन हुआ काफ़ी शाम को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में नहीं पहुंच सके या टीचर्स भी नहीं पहुंचे। स्टूडेंट्स की जानिब से ये कहा जाता है कि जी जब पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तिहानात हम कैसे दे सकते हैं पढ़े बगैर, या हमसे इम्तिहानात भी ऑनलाइन ले लिए जाएँ। इसी तरह स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है तो इम्तिहानात उनको कैसे तैयारी कराई जाए। जैसे 20 जून से ऑनवर्ड्स की डेट दी गई है कि अब इम्तिहानात होंगे, तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशानी का शिकार है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बात की जाए बल्कि पेरेंट्स भी काफ़ी परेशानी का शिकार है। लास्ट टाइम की जब बात करें कि कोविड की सिचुएशन हुई थी तो उसमें कोर्स को भी श्रिंक किया गया था, 50-60% तक कम किया गया था, लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई कि स्टूडेंट्स का कोर्स भी कम किया जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी परेशानी में और इवन ज़ाहिर टीचर्स भी काफी ठीक है फरा, लेकिन कैसे कोर्स फरा बस एक बात और बता दें, क्या आपके स्टूडेंट से बात हुई है कि वो क्या चाहते हैं कि पहले फिजिकल क्लासेस हो, पढ़ाया जाए, डिले से पेपर्स हो, या वो पेपर्स देना ही नहीं चाहते? आपको ये लगता है क्योंकि जो रवैया हमने स्टूडेंट्स का सड़कों पर देखा है, जिस तरह तोड़फोड़ उन्होंने की है, जिस तरह उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लगता तो यही है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते, कॉलेज जाना नहीं चाहते, इम्तिहान देना नहीं चाहते। शोएब, स्टूडेंट्स से जब बात हुई है तो वो ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल इम्तिहान आप देने के हक में नहीं है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जैसे पहले भी जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ दिन स्टूडेंट्स स्कूल गए हैं, उसके बाद स्कूल्स बंद हो गए कोविड की वजह से। फिर ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस हम ऑनलाइन इम्तिहान के हवाले से अगर बात की जाए तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त दे दें, शायद इस वक्त में वो रिलैक्स लेकिन दिया जाए। ठीक है, थोड़ी सी तैयारी। अच्छा फरा एक बात और बता दें, इंतजामिया का रोल आपने थोड़ा शेयर तो किया कि एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ नामजद लोग किए गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जब आप बता रही हैं कि क्लासेस जो हैं वो उसका इजरा हो रहा है लेकिन ज़रा लेट नोटिफिकेशन जारी हो, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फिर एहतजाज करें, कहें ज़िंदगी में कभी, माजी में कभी हम जून में स्कूल नहीं गए, अब क्यों जाएं, अब कॉलेज क्यों जाएं? गर्मियों की तब तो देखिए शोएब, अगर ये डिसीजन लिया गया है कि जून में बच्चों को स्कूल बुलाया जाए या कॉलेजेस बुलाया जाए, तो ये सरासर इस वजह से हुआ है कि जो बच्चों का हर्ज हुआ है उसको किसी तौर कवर किया जाए। जैसे 20 जून के बाद से ऑनवर्ड्स इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे तो तलबा की आसानी की गई है कि आप लोग स्कूल आए और पढ़ाई करें। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो अब करना पड़ेगा कि जब इतना टाइम घर में गुजारा तो डेफिनेटली अब स्कूल या यूँ कह लेते हैं फरा, पड़ेगी और इम्तिहानात को देने के लिए कोशिश भी करें। यूँ कह लेते हैं स्टूडेंट्स का एहतजाज रंग ले आया, वो कह रहे थे फिजिकल क्लासेस नहीं, अब हुन आ जाओ, फिर हुन पढ़ो, फिर आके स्कूल, हुन पहुंचो कॉलेज। अब ये कह सकते हैं वो जून है या जुलाई, अब स्कूल आना पड़ेगा क्योंकि कह दिए कि अब स्कूल खुल रहे हैं। फरा हमारे साथ मौजूद थी और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है महजबीन राफे ने, अभी नहीं किया उन्होंने, ठीक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। वो एक्सपर्ट हैं और उनसे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो तलबा का एहतजाज है वो इस एहतजाज को कैसे देखते हैं। ठीक है, फरा हमारे साथ अभी भी मौजूद है। अच्छा फरा, आपने कहा कि मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, ज़रा मुझे ये बताएं कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? क्योंकि इमलाक को नुकसान पहुँचाना, जलाओ घेराव करना, सड़कों को ब्लॉक करना, यकीनन इस पे हम अक्सर देखते हैं कि जब वफाकी दारुल हुकूमत लाहौर, कराची या कहीं पर भी एहतजाज होता है तो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। ऐसा कुछ हुआ है कल? जी बिल्कुल, 20 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि तोड़ फोड़ में मुलविस है या जिनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। मुजाहिरीन और जो इंतज़ामिया है बारहा उनके बीच में बातचीत की कोशिश की गई, उन्होंने एक दूसरे से मामला सेटल करने की कोशिश की। इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा गया कि हम आपके मुतालबात आगे पहुँचाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स या मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से उनकी बात नहीं सुनी गई। जब तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए तो उसके बाद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उसी के ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए, ना सिर्फ उनको गिरफ्तार। ठीक है फरा, थैंक यू वेरी मच,
पे मौजूद थी माहिर तालीम महजबीन राफे ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। महजबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बताइएगा, ये जो तलबा इस वक्त एहतजाज कर रहे थे, कुछ मनाजिर हमने दिखाए भी, जो फैज़ाबाद पे स्पेशली एहतजाज हुआ, उससे पहले भी कई बार हम देखते आए हैं इन कोविड सिचुएशन स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, हम उस तरह से पढ़ नहीं पाए, सिलेबस कवर नहीं हुआ, हमें समझ नहीं आई, अब हम इम्तिहान नहीं देंगे या इम्तिहान डिले से लिया जाए। ये जो स्टूडेंट्स का ये रवैया है और जो एहतजाज है, इसको बुनियाद बनाकर के इम्तिहान या तो डिले से हो या तो वैसे ही प्रमोट कर दिया जाए उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, आपको क्या लगता है ये मुतालबा जायज़ है उनका? और अगर ये जायज़ मुतालबा है तो क्या इससे हालात ठीक रहेंगे हमारे तालीम के निज़ाम के? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं इसके ऊपर देखिए रोशनी ये डालना चाहूँगी कि जहाँ पर कोविड की सिचुएशन कंसर्न है, तो ये तो पूरी दुनिया में बहुत ही गैर मामूली वक्त था, सिचुएशन थी जिसको हम एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन कहते हैं। तो इसके अंदर नेचुरली ग्लोबली स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सवेयर इफेक्ट आया। इनफैक्ट ऑल की स्टेक होल्डर्स, आप टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर ले लें, आप तलबा ले लें, असातिज़ा ले लें, सब पे इफेक्ट आया। ठीक है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन कोई बहुत मायूब या डिफरेंट नहीं है इफ वी यू नो पुट एन आई ऑन टू द ग्लोब कि क्या हुआ पूरी दुनिया में। तो उस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो ओवरनाइट जब पिछले लास्ट फरवरी और मार्च में जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था तो वो ग्लोबली हुआ था मोर और लेस। तो उसके अंदर ओवरनाइट एजुकेशनिस्ट को एक ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ मुतवज्जो करना पड़ा। नेचुरली देयर वाज नो अदर चॉइस। अब टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, यस दैट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। उस सिचुएशन में अगर स्टूडेंट्स ने अपने वर्चुअल लर्निंग की तरफ आए, टीचर्स ने भी लिटरली ओवरनाइट ही सीखा कि भाई कैसे करना है, किसी ने पहले नहीं किया हुआ था। ऐसा ही है। तो उस सिचुएशन में जब आगे से आगे बात बढ़ी, सबने सीखा, सबने इसको कोप अप किया, तो इसको नेचुरली डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा ये होता है कि आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म है, जो सर्वाइवल जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो कम इनटू प्ले आ जाता है। तो ये सबके लिए था, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। यस, यहाँ पे जो क्रिटिकल बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स नेचुरली अपने उस फेज से गुजर रहे होते हैं जिसके अंदर इन्होंने अब आगे यूनिवर्सिटीज में जाना है, कॉलेजेस में जाना है। तो इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम कि अब वो क्या करें। वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो एग्जाम नहीं। माजबीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बट ये जो स्टूडेंट्स की आप बात करें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि हमारा निज़ाम, हमारे इदारे फेल हुए हैं स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने में, बताने में, समझाने में कि हाउ टू बिहेव इन दीज सर्कमस्टांसेस? जी सर, देखिए इसके अंदर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो बल्कि बड़ा खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरह से वॉरियर्स की तरह अगर हेल्पलाइन वर्कर्स थे तो जो टीचर्स थे उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे। जहां पर ये चीज कंसर्न है कि अब स्टूडेंट्स जिस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे मुल्क में इतनी है, फराहम की गई है कि क्या ये सारे जो बच्चे हैं उनके घरों में सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटीज हैं? नहीं है, ये एक फैक्ट है। उनके पास क्या टैबलेट्स और कंप्यूटर्स हैं? वो नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर बच्चे प्रेशराइज या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसीलिए तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसीलिए तो ऑनलाइन नहीं है कि उनको फर्दर चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। जहाँ पे अगर आप ओवरऑल एक माशरे की ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं कि क्या हमारे बच्चों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली, तो नेचुरली ये एक और बहुत बड़ी डिबेट है इन इटसेल्फ। यानी आप ये कह रही हैं कि फ्रस्ट्रेशन है बच्चों की जो कि इस तरीके से निकल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमारा सिस्टम, तो आपकी नज़र में क्या हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हम ऑनलाइन इम्तिहानात ले सकें? देखिए, सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, जो सिस्टम थे वो बहुत अच्छे से यूज हुए। ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल को देखें तो द वे दे बिल्ड अप देयर सिस्टम, जिस तरह से उन्होंने इसको कोप किया, वो बहुत जबरदस्त था। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन में गैप नहीं आया, स्टॉप नहीं लगा। अगर कहीं पे माशरे की किसी एक एरिया में इसके ऊपर अगर स्टॉप लगा, नेचुरली उसके ऊपर रिफ्लेक्शन की जरूरत है और आने वाले वक्तों में की जाएगी। अगेन, कोविड के दौरान आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरे माशरे का एक ओवरहॉल हो जाए, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, ऑलरेडी it's not it's a novel situation as we say, right, for the entire world, and Pakistan is no different. So we've tried as education, the state has tried कि जितना कर सके
इस गिवन सिचुएशन में ओवरनाइट लेकिन मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं होते, लेकिन आपको लगता है कि इस सिचुएशन ने, इस कोविड ने बेनकाब किया है हमारे सिस्टम को? ये बताया है हमें कि हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, उस पर तो फोकस करवा रहे थे, लेकिन मोरालिटीज़ की बात नहीं हो रही थी। हाउ टू बिहेव ये बताया नहीं जा रहा था, बर्दाश्त कैसे करना है ये हम सिखा नहीं रहे थे। इमोशनली रोबस्ट स्टूडेंट को होना चाहिए, ये हम काम ही नहीं कर रहे थे इस पर। देखिए, आई एग्री व्हेन यू टॉक अबाउट के स्टूडेंट्स को एक रोबस्ट होना चाहिए, उनको लेकिन जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हम एग्री करते हैं कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो वो बहुत से और ममालिक में भी नहीं है। इवन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात करें तो उधर भी इस तरह की चीजें लैक भी करती हैं। यहाँ पर मेरी नजर में अगर क्या ये जस्टिफिकेशन है? माजबीन, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, वो चाहे स्टूडेंट्स हो मैट्रिक के हों, इंटर के हों, वो चाहे आगे चलकर डॉक्टर्स बनने के बाद, MBBS करने के बाद, हम देखें जिस तरह से हम एहतजाज करते हैं, जिस तरह से हम अपना मसला बयान करते हैं, वो 100 और मसलों को जन्म देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इस पे भी अगर आप मुझे कहेंगे बहुत से और मुल्कों में होता है, तो वो जस्टिफिकेशन तो नहीं है। नहीं, देखिए वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर एक सोसाइटी बिहेव कर रही होती है। ठीक है, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये ठीक कैसे हो सकता है कि मैं बताती हूँ। अगर तो नेचुरली इसके कोई एक वजह नहीं है, कोई एक वेरिएबल नहीं है, और तो पिन पॉइंट भी हम किसी एक चीज को नहीं कर सकते हैं इसमें। इसकी अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखती है वो बात ये रखती है कि की स्टेक होल्डर्स कौन है इसके अंदर। की स्टेक होल्डर्स है इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स जो उनके फ्यूचर के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस, एंड देन ऑफ कोर्स द एजुकेशनिस्ट, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपका टीचिंग स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। ये 3 की स्टेक होल्डर्स हैं। अब इसके अंदर अगर तो पेरेंट एक जो पॉजिटिविटी का एलिमेंट है ना, वो मुझे लगता है कि एट अ नेशनल लेवल वी नीड टू अडॉप्ट एंड यू नो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि वी नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, वी नीड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ पॉजिटिव लेंस। अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है, ये देखते हुए कि भाई वर्चुअल एग्जाम सारे बच्चे नहीं दे सकेंगे, तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा और वो फेयर नहीं होगा सबके लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप फिजिकल दें, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि द स्टेट विल फॉलो ऑल द पॉसिबल SOPs। और इसमें माजबीन हमने देखा भी कि जो प्राइवेट एसोसिएशंस थी, उन्होंने कहा कि इवन उनके इदारे हाजिर हैं, अगर आपने कंडक्ट कराने एग्जामिनेशन तो वो हाजिर हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी। यस, एब्सोल्युटली। हमारे मतलब जितने मैंने भी देखा है इर्द गिर्द, नेचुरली जिस इदारे से मैं मंसूब हूँ और जो बाकी भी मैं प्राइवेट सेक्टर में देखती हूँ, तो हम लोग के अभी A लेवल्स के, DP के एग्जाम्स हुए हैं और वो बहुत बखूबी अंजाम पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है। तो हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यस वी हैव एक्सटेंड द सपोर्ट के बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं हैंड इन हैंड करेंगे। मुश्किल वक्त में नहीं काम आएंगे तो कब आएंगे? और यही वो वक्त है जब हमने मिलके खड़े होना है। अच्छा माजबीन, एक लास्ट में कमेंट में लास्ट में आपको चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी रिपोर्टर भी कहती थी कि स्टूडेंट्स ये भी मुतालबा करें कि वक्त दे दिया जाए, उसके बाद इम्तिहान ले लें। तो ये जो वक्त मांगने का मुतालबा है, क्या ये भी दुरुस्त है कि अच्छा ठीक है आप फौरन से अगर इम्तिहान ना लें और थोड़ा वक्त दे दें बच्चों को कि वो स्कूल आए, फिजिकल क्लासेस अटेंड करें, फिर इम्तिहान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगी कि इनको कभी भी ये डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी उसी तरह न्यूज फॉलो कर रही होती जैसे बाकी कर रही होती, सही। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट की तरफ से कभी भी कोई ऐसा डायरेक्टिव आया था कि एग्जाम नहीं होने। ठीक है, हमेशा से कहा था कि एग्जाम होने हैं, ठीक है, थोड़े से डिले होंगे लेकिन जरूर होंगे, डिले हो गए लेकिन जरूर, क्योंकि देखिए 2 साल जो बच्चा इस वक्त 10वीं जमात में है या 11वीं या 12वीं जमात में है, उनके ये बड़े प्रोफेशनली उनके ये बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर्स हैं, क्योंकि आगे उनका मुस्तकबिल क्या है और वो इस पे बिल्कुल इस पे डिपेंड कर रहा है। बेहद शुक्रिया माजबीन, आप हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा किरदार है। आगे बढ़ते हैं, जरा कराची के मसलों की बात कर लेते हैं। गर्मी, बिजली का ना होना, ये तो मसले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम्स का। एक ऐसा मसला जिस पर जितना भी काबू पाया जाए, जितनी भी बात की जाए, कम है। हम हमेशा
देखते हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं, सब अच्छा है, लेकिन जब हमारे सामने ऐसे मनाजिर आते हैं, जब फिगर्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं और हमारे रिपोर्टर्स जब फील्ड में जाते हैं और ऐसी वारदातों की फुटेजेस जब सामने आती है तो पता चलता है कि कुछ अच्छा नहीं है। कराची के बासी इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि वो घर से अगर कुछ भी लेने के लिए निकलें तो खुदा ना खास्ता कि कहीं उनके साथ कोई वारदात ना हो जाए, मोबाइल ना छिन जाए। और जब शहरी मज़ाहमत करते हैं तो होता ये है कि फिर गोली चला दी जाती है। और इसी मज़ाहमत पर अब तक के जो फिगर्स हैं वो 32 अफराद शहीद हुए हैं कराची में, जबकि 258 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और सिर्फ इंसानी जाने ही नहीं, रवां साल 597 शहरियों से गाड़ियाँ और 14,971 से मोटरसाइकिल्स भी छीनी जा चुकी है, जबकि 7,582 अफराद मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए हैं। शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। अहमर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमेशा से फील्ड्स में होते हैं, ऐसी चीज़ों को डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये वारदातें ज़्यादा होती हैं। अगर पूरे कराची की बात की जाए तो हर शहरी जो कराची का तो खौफ में मुब्तला रहता ही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आप फिर से उन इलाकों की ज़रा निशानदही करें जहां पर ये फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। जी देखिए, वैसे तो कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि जी वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की या डकैतों की जानिब से वारदात नहीं की जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वारदातें तब भी गुलशन इकबाल में है, दूसरे नंबर पे कोरंगी है, फिर जमशेद क्वार्टर का इलाका आता है। ये 3 इलाके ऐसे हैं जो कि मोस्टली यही जो है वो इसी सीरियल में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तकरीबन इनको 5-6 साल से यही देख रहा हूँ कि गुलशन में और कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें या डकैतों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और ये सबके इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। हमने 2013 में जो कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद जो बड़े जुर्म थे हम ये देखते हैं उसमें वाज़े कमी आई है। ख़ास तौर पर ये शहर ऐसा रहा है कि 2700 लोग भी कत्ल किए गए एक साल में। 2012-13 में जो कत्ल की वारदातें हैं वो इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन जो है उसमें कमी आती गई है और अब ये फिगर आ गए हैं कि 490 के करीब जो है वो गुज़िश्ता साल लोगों को कत्ल किया गया। तो जब हम बड़े जुर्म पर काबू पा सकते हैं तो ये स्ट्रीट क्राइम कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए और पुलिस के लिए, जो कि मेन मामला ये पुलिस की जानिब जो है आता है, उनके क्राइटेरिया में जो है वो आता है, तो ये उनके लिए तो मामला बहुत इजी है। लेकिन अगर वो उसको हल करना चाहें तो अहमद, जब भी हमारी नशिस्त होती है अगर आ जाता है दरमियान में, बात ज़रूर होती है कि वो मार्केट्स जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं, वो मार्केट जहाँ पर छीनी गई मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ या उसके जो मिरर्स हैं या और चीज़ें बिकती हैं, जब तक उन मार्केट्स पर काम नहीं होगा तब तक ये वारदातें रुकेंगे नहीं। ये बात तो हम करते हैं, सुनते भी हैं इदारे, कुछ एक्शन भी लेते हैं, कुछ काम भी करते हैं उन मार्केट से मुताल्लिक। आज देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम इस पे करते हैं तो वक्तन कुछ दिनों के लिए हम ये देखते हैं कि बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, कोई 1-2 दिन कार्रवाई हो जाती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि जी इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया गया है। ख़ास तौर पर जो चोरी या सामान जो बिक रहा है उसकी जो है फ़रोख्त अब रोकी जाएगी, लेकिन फिर वो इस सिलसिला चल पड़ता है दोबारा से। मतलब ये 2-3 दिन की कार्रवाई होती है जो रस्मी सी की जाती है दिखावे के लिए मीडिया को और लोगों को कि जी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन एक मामला और है, पुलिस से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान हमें ये बोलते हैं कि जी स्मगलिंग भी कर दी जाती है यहाँ से, यानी कि जो चोरी हुई मोटरसाइकिल है, जो छीनी हुई गाड़ी है या चोरी की हुई गाड़ी है, उसको यहाँ से स्मगल कर दिया जाता है। तो ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम दूसरे सूबे तो ना जाने दे गाड़ियों को, बिल्कुल सही है, दूसरे इलाके तो ना जाने दे गाड़ियों को। तो वो अगर उनको इस बात का इल्म है कि स्मगलिंग हो रही है तो किन रास्तों से हो रही है वो भी उनको पता है कि किन कच्चे के रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को स्मगल करने के लिए। लेकिन वहाँ पे चौकियां नहीं बनाई जा रही, वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात नहीं की जा रही। वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में तो बहुत हम नफरी देखते हैं, लेकिन जिस जगह पर होनी चाहिए वहाँ पर हमें ये नफरी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर चौकियाँ हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अमर, एक बात मुझे और बताइएगा, जब हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की और ज़रा आपने सारे इलाकों से मुतालिक मुझे बता दिया, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर शहरी तस्वीर भी बना लेते हैं, तस्वीर भी सामने आ जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर चेहरा नज़र आ रहा होता है, तो क्या ऐसा एडवांस मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास कि हम नादरा की मदद से ये चेक कर सकें ये कौन है, स्कैन करके, या मालूम हो जाए ये कौन शख्स था, फिर उसे पकड़ा जाए, उसका डाटा सामने आ जाए, फिर डाटा मुरतब हो, अच्छा ये शख्स था, इसकी पहले भी एक हिस्ट्री है, उसको मॉनिटर किया जाए? आज देखिए, ये मामला तो है, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसका सहारा जो है वो बड़ी
मुश्किल से पुलिस का एक आम जो केस का आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उस तक इसकी रसाई आसानी से मुमकिन नहीं है। होनी वो चाहिए। अपने फाइलों का जो है वो पहले पेड भरता है, उसको फाइलों को जो है वो पहले लिख लिख के अफसरान को भेजता है कि जी ये तस्वीर शहरी ने बनाई है, इसके हवाले से अगर नादरा रिकॉर्ड मिल जाए फिर उसको नादरा में भेजा जाता है। तो एक मुश्किल मैकेनिज्म कर दिया गया है जिसकी वजह से जो पुलिस का आईओ है उसका काम वैसे ही कई दिनों तक पेंडिंग हो जाता है। अगर ये चीजें कम से कम जो केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले अफसरान हैं या थाने की सतह पर ये रिकॉर्ड शेयर किया जाए तो बड़ी आसानी होगी, लेकिन थानों की सतह तक ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। कि ऐसा क्यों है कि क्यों रसाई मुमकिन नहीं है, ये क्यों रसाई दी नहीं जाती? क्योंकि जब इतना बड़ा शहर जहां पर स्ट्रीट क्राइम का रेट बढ़ता ही रहता है, वहां पर ऐसे मैकेनिज्म को लाना और इस तरह की रसाई देना तो बेहद जरूरी है। आज देखिए इसमें एक दूसरा मामला आ जाता है, क्योंकि पुलिस अफसरान से हमारी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी डेटा बड़ा हसास है नादरा का, कहीं ये लीक ना हो जाए, कहीं किसी कोई और जो है वो इसका कहीं इस्तेमाल ना कर ले, तो इसकी वजह से वो इसलिए जो है वो शेयरिंग पे पाबंदी लगाई गई है। वो ज़्यादा सेंसिटिव है। मामला है वो थोड़ा सा मुश्किल बनाया गया है, लेकिन कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन तक ये रसाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उन पर तो पुलिस अफसरान को भरोसा करना होगा। एक बात बनाई जाए, बिल्कुल सही लिस्टें बनाई जाए। एक बात और, क्या ऐसी कोई बात कभी डिस्कस हुई अहमर के कराची को वेपन फ्री किया जाए? कुछ इलाकों में जाए पुलिस, वहाँ से चेक करे कि वहाँ पे किसके पास है वेपन है, वेपन्स किस किस के पास है, पिस्टल्स किस किस के पास है, और वो ली जाए, वेपन फ्री किया जाए इलाकों को, शहर को। आज देखिए ये सिर्फ बातों की हद तक ही हुआ। वैसे 2013 से वेपन फ्री करने की कोशिश जो है वो कराची को जारी है, लेकिन अभी भी कराची में असला जो है वो बहुत मौजूद है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ना सिर्फ मुलजिमान छोटी पिस्तौल जो है वो लेकर आए, बल्कि बड़े हथियारों का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। कई वारदातों में ऐसा हुआ है, स्ट्रीट डकैतों की वारदातों में। तो ये नहीं है कि कराची को असले से पाक जो है या फ्री कर दिया जाए तो बड़ी आसानी होगी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा सिर्फ दावों की हद तक ही जो है वो किया जाता है। और उसमें हमने आज तक कोई हकीकत तो नहीं देखी कि कोई जो है वो बड़ी बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ने का दावा जरूर किया असले की, लेकिन तब भी स्ट्रीट क्राइम हो या डकैती की वारदातें हो या बड़ा जुर्म जब भी दहशतगर्दों को या मुल्जिमान को करना होता है तो उनके हाथों में हथियार हमने देखे। ठीक, और फिर हम देखते ये हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है तो जैसे आपने जिक्र भी किया कि कोई ना कोई हाथ पीछे ज़रूर होता है जो कि उनके कंधों पर रहता है कि ठीक है आप कर लें, हम पीछे खड़े हैं। बेहद शुक्रिया अहमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये गंभीर और ऐसा मसला है जिस पर हम जितनी बात करें, जितना इस पर काम करें उतना ही कम है। आगे बढ़ते हैं जनाब। नया दिन की खबर रंग ले आई हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं। गुलाम फारूक और अजीज़ फारूक की मजबूत जान और माजूर रिक्शा ड्राइवर नादिर शाह ने इंसानियत को जिंदा रखने की कसम खाई। इन बाहिम्मत की दास्तान जो थी वो हमारी स्क्रीन की जीनत बनी, तो वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह ने उनसे मुलाकात की, मुलाकात पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, गुफ्तगू की। जाहिर सी बात है ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि आपके लिए मशअले राह और आपके आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए सबक आमूज़ साबित होती है। तो हम आपको दिखा देते हैं। से कबल समा के नया दिन प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था वो टैलेंट जो दांतों से सरिया मोड़े, सर पर इंट्रो के ब्लॉक्स तोड़े, साथ ही वो हुनरमंद नौजवान जो माजूर होने के बावजूद भी रिक्शा चलाकर दीगर माजूरों की मदद करे। लियाकत शाहवानी ने ऑन एयर होने के बाद उनकी मदद का वादा किया था जो कि आज वफा होने जा रहा है। आज है वो बड़ा दिन जब इन हुनरमंद नौजवानों की माउनत की जा रही है। तो आइए वज़ीर आला हाउस हमारे साथ चलिए। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है समा की और आप इसको जारी रखें। और मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप दिखाएंगे हमें पता चलता है, फिर आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया देखती है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और समा ने ये जो काम किया है एंड आई होप कि आप इसको जारी सारी रखें। आप बलूचिस्तान में टैलेंट ढूंढें, आप बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को ढूंढें जो बलूचिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और करने की सलाहियत भी रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनकी मदद करेगी। समा का शुक्रगुजार है कि जहाँ पे उनको कोई टैलेंट नज़र आता है, कोई इशू नज़र आता है, कोई मैटर नज़र आता है, उसको स्क्रीन पे लाते हैं। और नया दिन जो मॉर्निंग शो है समा का, उसमें एक नादिर जो हमारा एक रिक्शा ड्राइवर है और स्पेशल पर्सन है, वो खुद रिक्शा भी ड्राइव करता है। जो स्पेशल पर्सन है कोयटा में उनको फ्री में वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हमारा
उज़ैर फारूक, पावर बिल्डर, एक यंग टैलेंटेड लड़का। तो आपने स्क्रीन पे ये लाया, मुझे उन्होंने अपने शो में इनवाइट किया और मैंने उसी वक्त कमिटमेंट किया, उनके साथ वादा किया कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से इंशाल्लाह दिलाऊंगा, इनको मिलाऊंगा। और आज उनकी मुलाकात कराई सीएम सेक्रेटरीट में, उनको मदू किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब बड़े खुश भी, उनको बड़ा गौर से उन्होंने सुना। समा टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके थ्रू हमारा रिपोर्ट चला था और जो उन्होंने एक्शन ले लिया है और सीएम साहब ने मैं मुकम्मल ताउन की याददानी कर रही। थैंक यू सो मच। उसने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपकी कितनी अखराजात है मैं उठाऊँगा पढ़ने के लिए। तो समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी ये रिपोर्ट चलाई और सीएम साहब तक पहुँचाई। हम उम्मीद रखते हैं कि मोहम्मद फारूक, उज़ैर फारूक और स्पेशल पर्सन रिक्शा ड्राइवर नादिर शाह अपने हुनर के ज़रिए मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। साथ ही उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान इस तरह के टैलेंट की सरपरस्ती करती रहेगी। याद रहे, इन सब से ऊपर समा हर वो अंधे का टैलेंट सामने लाएगा जिसके लिए इक़दामात होने हों। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बड़े अच्छे स्टेप्स हैं जिससे मुतालिक हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चावानी साहब ने। लियाकत साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये बड़ा अच्छा लगा कि उनको बुलाया, उनसे मुलाकात जाम कमाल साहब की, और ज़ाहिर है उनकी बेहतरी की बात की गई और उससे ज़रा हौसला मिलता है उनको भी, जो इस टैलेंट को ढूंढते हैं, हौसला मिलता है उस नए टैलेंट को भी कि जो ये गिला करते हैं कि हमें इदारे नहीं पूछते या हुकूमत नहीं पूछती। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ लियाकत साहब के अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी को, स्पेशली बलूचिस्तान की कम्यूनिटी को, या वो इलाके जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉवर्टी है, वो इलाके जहाँ हम देखते हैं कि एजुकेशन की कमी है, क्या नए इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं? देखिए, अपलिफ्ट तो सबसे बेहतर ये है कि आप इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करते हैं और इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करें। हमारे दी इंस्टीट्यूशंस तो हैं लेकिन माजूर हैं, पैरालाइज्ड हैं। ओवर द ईयर्स इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर बिल्ड नहीं होने दिया गया और अनफॉर्चुनेटली करप्शन, मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, इनकम्पिटेंसी, ये वो बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से प्रॉपर गवर्नेंस पास में परफॉर्म नहीं कर सके। अब तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है सर, लोग अब तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है। क्या है रुकावट? है, रुकावट को दूर कर रहे हैं, रुकावट को ठीक कर रहे हैं। और रुकावट है क्या सर? फंड्स का मामला होता है, क्या रुकावटें होती हैं? फंड्स का मामला तो देखिए बलूचिस्तान को है, इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी आधा पाकिस्तान है और ओवर द ईयर फेडरल गवर्नमेंट ने कम तवज्जो दिया और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को पैसे मिले वो पास के कुछ गवर्नमेंट्स ने मिस मैनेजमेंट और करप्शन, अनफॉर्चुनेटली सब गवर्नमेंट्स को मैं नहीं कह रहा लेकिन मिस मैनेजमेंट रहा। नहीं, अब अगर हम देख लें 2-2.5 सालों में सिस्टम जो ठीक हो रहा है, जो तब्दीली आ गई है, जो हम देखते हैं कि अब मिस मैनेजमेंट नहीं हो रही, करप्शन नहीं हो रही, अब सब कुछ ठीक है, तो अब फिर 2-2.5 सालों में नए इदारों की अगर मैं बात करूँ, इदारों से मुतालिक भी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारों की बात कर लूँ, पूरे बलूचिस्तान में कितने नए तालीमी इदारे बने हैं, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं सर? जी हमने हर एक यूनियन काउंसिल में 4 प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, 2 हाई स्कूल बनाए हैं। अच्छा। 153 प्राइमरी स्कूल को हमने अपग्रेड किया मिडल में और इसी तरह 153 जो है मिडल से हाई स्कूल में और फिर हाई स्कूल जो है इंटर कॉलेजेस में और सारे इंटर कॉलेजेस बलूचिस्तान में वो डिग्री कॉलेजेस में और सारे जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनको बसेस फराहम किए और नए 200 के से ज़्यादा स्कूल इंशाल्लाह इस साल बनेंगे। कोविड की वजह से पिछले साल ये थोड़ा जाहिर है कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया तो उससे थोड़ा मुतासिर हुए और इसी तरह हेल्थ रिफॉर्म्स, आज टीचिंग हॉस्पिटल्स हमने जो है ना अपग्रेड किए जो DHQs थे और 9 PCR लैब्स बन रहे हैं, पहला कैंसर हॉस्पिटल बलूचिस्तान का बन रहा है, पीड्स ऑन्कोलॉजी बन रहा है, चाइल्ड केयर यूनिट सिविल हॉस्पिटल में बन गया, BMC में 120 बेडेड जो है कार्डिक वार्ड इस्टेब्लिश किया, अलहदा से कार्डिक सेंटर जो है कोयटा में हम बना रहे हैं, बादशाह खान के नाम से जो है एक हॉस्पिटल हमने नवाकिली में बनाया। तो इस तरह के बहुत से इक़दामात कर रहे हैं। और ये जो टैलेंट आइडियल हुआ है, ठीक है लेकिन बेहतर हुआ है। और ये जो टैलेंट की बात जिससे गुफ्तगू का आगाज हुआ था, इस टैलेंट के लिए क्या हो रहा है? ऐसे एकेडमीज का बनना, ऐसा प्लेटफॉर्म का बनना कि इन हुनरमंद अफराद को आगे जाके ये ना सुनना पड़े कि फंड्स की कमी थी या प्लेटफॉर्म, वो रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को इंटरनेशनली। यही कर रहे हैं। वसीम बॉक्सर जो है
जब वो क्वेटा तशरीफ लाए तो हम सब उसके इस्तकबाल के लिए गए और सीएम सेक्रेटरी लाए, उसको कैश दिया, उसको हमने रिवार्ड दिया। और अभी हमारे जो इंटरनेशनल किक बॉक्सर प्लेयर वो जब क्वेटा तशरीफ लाए तो बड़े पुरतकवा का अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, उसे भी सीएम सेक्रेटरी ले गए। सीएम साहब ने खुद उनको कहा कि बलूचिस्तान में कहीं भी आप अकेडमी बताएं, आइडेंटिफाई करें, हम आपको अकेडमी बना के देते हैं और दीगर उसके जो फाइनेंसेस हैं उसको हम कवर करेंगे। हम देखें बलूचिस्तान गवर्नमेंट टैलेंट हंटर गवर्नमेंट है, जहाँ टैलेंट नजर आता है हम उसको हंट करते हैं, या आपके तवज्जुह से या सोशल मीडिया के तवज्जुह से या हमसे रब्ता होता है तो हम उनको मायूस नहीं करते, उनको इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल करना भी चाहिए, प्रोजेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट। और न सिर्फ टैलेंटेड बल्कि मुस्तहिकीन। आप कैन यू बिलीव पूरे मुल्क में वाहिद बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक हमने सिस्टम लॉन्च किया है नीडी पेशेंट्स के लिए कि आम गरीब पेशेंट जो सरकारी मुलाजिम ना भी हो 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उसके तमाम जो अक्यूट जो डिजीजेज हैं उनमें इलाज मुआलजे की सहूलत के लिए पैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट फराहम करती है 1 लाख से 1 करोड़ तक। बलूचिस्तान अवामी एंडाउमेंट फंड 2000 से ज्यादा लोगों को हमने हॉस्पिटल में अल शफा हॉस्पिटल में, आगा खान हॉस्पिटल में, गरीब शख्स जिसके पास 10 रुपए भी नहीं उसके तमाम इखराजात प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन सारे हम कवर करते हैं। तो इस तरह के हमारे सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरे बलूचिस्तान के 1.8 मिलियन लोगों के लिए हम ये अपना स्कीम जो है अब शुरू कर रहे हैं। और लियाकत साहब ये वही बात है ना कि जब ये एक स्टेप ले लिया या जब एक इकदाम शुरू कर लिया या एक इकदाम पे काम हो गया तो उस काम को जारी रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ सालों के बाद अगर ये कह दिया जाए कि फंड्स की कमी थी इसलिए ये चीज़ बंद होगी तो वो फिर चीज़ और दिल दुखाती है। ये बड़ी अच्छी बात है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो इतने ज़बरदस्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि ये चीज़ हकीकत है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो प्लेटफॉर्म की कमी है। हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जितने लोगों को मुतारिफ करा सकते हैं हम कराते हैं, फिर आगे उनका साथ हुकूमत जब देती है तो यकीनन हमें भी खुशी होती है कि हमारी काविशें, हमारी टीम की काविशें रंग ले आई हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। हो ये रहा था कि पहले यूएई हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर मसाइल थे, फिर चार्टर तैयारों की लैंडिंग और वीज़ों में ताखीर से मुश्किलात और बढ़ी, लेकिन वो कहते हैं ना जब ज़्यादा मुश्किलात होती है तो फिर शुक्र है आसानियाँ आ जाती हैं। आखिरकार हुआ ये कि तमाम रुकावटें दूर हो गई। पीएसएल का मेला जल्द अबू धाबी में सजेगा और पीएसएल के खिलाड़ियों का पहला दस्ता चार्टर तैयारों से अबू धाबी पहुंचा। दूसरे दस्ते को ताखीर से वीज़े मिलने पर कमर्शियल फ्लाइट से भिजवाया गया। अब कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान जिनका कल बड़ा जिक्र हो रहा था, सरफराज, जिनके बारे में कहा जाता है सरफराज धोखा नहीं देंगे, आखिर उन्हें भी वीज़ा मिल गया है। उनकी रवानगी आज मुतवक्के है। लीग के बकिया मैचेस कब शुरू होंगे, उनका शेड्यूल भी जारी किए जाने का जल्द ही इम्कान है, इस पर भी हम बात करेंगे। PSL 6 को याद रहे कि कोरोना केसेस बढ़ने पर मार्च के पहले हफ्ते में मुलतवी किया गया था, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया बड़ी बहस कर रहे थे कि हमारी टिकट का क्या होगा। खैर हम अब अबू धाबी तो जा नहीं सकते, अपनी क्यों नहीं जा सकते? छुट्टी नहीं ना मिलेगी, इतनी छुट्टियां करके आ गए तो वहां से कवरेज करेंगे महक। चले, ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम को जितनी हमें मोहब्बत है ना क्रिकेट से और जितना हमें जुनून है PSL का, क्रिकेट का फीवर हमेशा हमारे सरों पे सवार रहता है। सिर्फ 14 मैचेस ही खेले गए थे उस वक्त जनाब, अब 20 मैचेस अबू धाबी में होंगे जिसमें ज़्यादातर मैचेस डबल हेडर खेले जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कादिर ख्वाजा ने। कादिर साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपसे बात करने का मौका मिल गया हमें। कहिएगा क्या अपडेट है, क्या वाकई रुकावटें दूर हो चुकी हैं या अब भी कोई मसला दरमियान में खड़ा है? बहुत शुक्रिया महक। सबसे पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है कि उसके अहदेदारान हैं वो उनका थोड़ा सा लॉजिस्टिक मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है और प्लेयर्स जो हैं ख़ास तौर पर उनको वीज़ा इशू किए जा रहे हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, अलबत्ता लेकिन वो एक साथ में इशू किए जा रहे हैं। उनको बल्क में इशू नहीं किए गए। जिस तरह सरफराज अहमद हैं वो गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट पर गए तो उनका इकामा जो था वो कैंसिल कर दिया गया था और उसके बाद रात को लेट नाइट उनको खसूसी इजाज़त के बाद जो
है वो UAE इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से वीज़ा इशू करवाया गया और आर्जी तौर पर वीज़ा इशू करवाया गया ताकि वो PSL के मैचेस खेल सके। उनकी पूरी टीम वहाँ पर है और जिसने लीड करना है कप्तान सरफराज अहमद वो यहाँ पर है, तो उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने, स्पेशली जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजमेंट है उन्होंने भी। तो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स ने थोड़ी सी गुस्से का भी इजहार किया था PCB के साथ कि अगर हमारा कप्तान नहीं आएगा तो हम बाइकआउट करेंगे लीग का। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे से टैकल किया और उनका वीज़ा इशू करवाया। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है शेड्यूल का। तो शेड्यूल जो है मेरे हिसाब से 10 जून जो है वो डेट अनाउंस होगी और इसमें मैचेस की तादाद कम कर दी जाएगी। अच्छा। डबल हेडर्स भी होंगे ज़्यादा, लेकिन मैचेस की तादाद कम की जाएगी क्योंकि इन्होंने 20 जून को लाजमी तौर पर PSL का फाइनल करवाना है। 22 जून को पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड रवाना होगी दौरा इंग्लैंड के लिए, तो वो उनके लिए मस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट के लिए कि वो 20 जून तक अपना फाइनल मुकम्मल करवाएं और तमाम दर इंतजाम यानी जो कुछ होना है कादिर वो 10-11 दिनों में ही होना है। देखिए सरफराज अहमद है, जिस तरह यहाँ पर अभी बाकी प्लेयर्स हैं। तो सरफराज, सॉरी कादिर, ये सरफराज के मुतालिक बताएं, मुतवक्के तो है आज, लेकिन क्या टिकट हो गई, कुछ टाइम सामने आया कि आज वाकई रवाना हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो कितने बजे हो रहे हैं? देखिए सरफराज अहमद गुज़श्ता रोज जब एयरपोर्ट पे गए थे, मैंने आपको बताया पहले कि अकामा उनका कैंसिल हो चुका था, वापस वीज़ा निकलवाया अर्जेंटली। उसके बाद सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने वापस जो है करंतना में नहीं भेजा, बल्कि उनको ये कहा कि आप घर अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें और फिर उसके बाद PCR टेस्ट करवाएं और फिर कमर्शियल फ्लाइट के साथ अबू धाबी पहुंचे। तो 7 दिन हो गए थे सरफराज अहमद समेत जो बाकी क्रिकेटर्स अभी भी जो होटल में मौजूद थे उनको वहाँ पर होते हुए, और सरफराज ने अपना शिकवा भी रिकॉर्ड करवाया था टीम मैनेजमेंट से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर मुझे कमर्शियल फ्लाइट से ही आपने भेजना है तो फिर मुझे क्वारंटाइन करने का जरूरत नहीं है, मैं घर चले जाता हूँ। बात तो ठीक है की जो मेडिकल एडवाइजरी कमेटी, ये बात तो उनकी ठीक थी कादिर। हाँ ठीक है कादिर, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि 10 जून से जो है वो शेड्यूल होगा मैचेस का और 20th को इन्होंने वाइंड अप करना है क्योंकि ज़ाहिर है दौरा इंग्लैंड है टीम का। एनीवेज जी बढ़ते हैं आगे, सवाल एक करते हैं, क्या कभी आपने छतरी को शिकार करते देखा है? ऑफ कोर्स नॉट, तो हम आपको दिखाते हैं क्योंकि विजुअल स्क्रीन पर है। चालाक काला बगला शिकार के लिए छतरी का रूप धार लेता है। ब्लैक एग्रेट नामी ये बगला अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी ख़ास बात यह है कि वो मछलियों को धोखा देकर शिकार करने के लिए अपने पैरों को ख़ास तरह से फैलाकर छतरी जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके बाद करता है वो हमला। अल्लाह, और ये देखें आपके बेचारी मछलियाँ नन्ही मुन्नी सी हैं पानी में जिनकी ज़िंदगी गुजरती है। तो ऐ की खावे, ऐ वेजिटेरियन है? नहीं, वेजिटेरियन की बात नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह से शिकार करना धोखा देके गलत है। धोखा जो आप जाके कांटा लगाते हैं वो धोखा नहीं होता, ओ की होता है। लेकिन आप देखेंगे माशाल्लाह वो खूबसूरत भी लग रहा है, ग्रेस आ रही है। ओह माय गॉड, ग्रेस। एक और बात करते हैं ऑनलाइन बिस्ती। ये वैसे होती तब है जब आप कोई कमेंट ऐसा कर देते हैं नीचे आपकी ऑनलाइन बिस्ती हो जाती है। फेसबुक ने कहा है कि हम भी जो है ना, पाकिस्तान में वैसे बड़ी ऑनलाइन बिस्ती होती है, फेसबुक ने कहा हम भी इसी तर्ज पे चलेंगे। फेसबुक ने झूठी खबरें और मालूमात फैलाने वाले अकाउंट्स, पेजेस और ग्रुप्स को ऑनलाइन शर्मिंदा करने का फैसला किया। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसे ऐसे फेक पेज कि हम तंग आ जाते हैं। फेसबुक के मुताबिक जो अकाउंट्स गलत और गुमराहकुन मालूमात फैलाते हैं उनकी पोस्ट जो थी वो पहले हटा दी जाती थी। अब उनकी पोस्टर्स को हटाने के बजाय उन पर लेबल लगाकर सार्फिन को खबरदार किया जाएगा क्योंकि झूठ पर मबनी पोस्ट डिलीट करना इस मसले का हल साबित नहीं हुआ। लिहाजा तमाम जो माहिराना मशवरे हैं उसके बाद ही नोटिफिकेशन तब्दील किया गया कि जनाब अब जो है बताया जाएगा, लेबल लगा दिया जाएगा तो बंदा आप रिमूव कर दे वो पोस्ट है फिर। हाँ तो फिर क्या होगा ना, देखिए ये ऐसे लोग होते हैं जो अगला भी नहीं, मैं इसलिए बात रहा हूँ क्योंकि आजकल ना एक बड़ी बात हो रही है इंस्टाग्राम पे। इमरान अब्बास साहब ने कहा जी कि इस साल ना मेरी 4थी बार शादी करा दी गई है फेक, तो प्लीज़ ये ना करें। उन्होंने बड़ा इस पे कैटेगरी के लिए कहा जी कि स्टॉप डूइंग दिस, किसी फीमेल एसोसिएट करना इट्स वेरी बैड। तो प्लीज़ जी किसी भी नेगेटिविटी को ना फैलाइए, फॉल्स न्यूज़ ना शेयर कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूँ बी द बैरियर, आप बैरियर बन जाए। जब कोई खबर आप तक पहुंचे आप शेयर ना करें, जब भी कोई चीज आप तक पहुंचते पहले आप उसे वेरीफाई किया करें। एनीवेज जी हम देखते हैं शोएब ये होता नहीं है, लोग ज्यादा सब इसको फैलाते हैं और एग्जैक्टली तो ये ना करें जी, वेरीफाई करें। जिस तरह हम वेरीफाई करने के बाद खबरें आप तक पहुंचाते हैं, कल दोबारा आएंगे इसी तरह से वेरीफाई करके खबरें आप तक पहुंचाएंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज।